बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मोअज़्ज़ज़ नाजरीन ग्रामी, इससे पहले आप इस कहानी की 20 किस्तें सुन चुके हैं। अब 21वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं भागकर बाहर निकला और उसकी तरफ बढ़ गया। वो दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठी थी। मैंने बगैर किसी ताखीर के एक हाथ उसके घुटनों के नीचे और दूसरा हाथ उसके कंधों के पीछे से गुजार कर उसे ऊपर उठा लिया। उसका कोमल वजूद मुझे फूल की तरह हल्का लगा सा। जैसे ही उसे लेकर मैं सीधा हुआ, उसके मुंह से एक तेज कराह खारिज हुई। यकीनन टांग को जरा सा हिलाने पर भी दर्द की शदीद लहर उठनी थी। बेसाख्ता उसने अपनी बाहों का हार मेरे गले में डालते हुए अपना चेहरा मेरे कंधे पर टेक दिया था। उस वक्त मुझे उस पर बहुत प्यार आया था। उसे उठाकर मैंने एक्सी के अंदर लाया और अंदरूनी कमरे में आरामदेह बेड पर लिटा दिया। 2 तकिए उसके सर के नीचे रखकर मैं बाहर निकल आया। उसकी रान से गोली निकालने के लिए मुझे किसी बारीक धार वाले चाकू या छुरी की तलाश थी। छुरी के बजाय मुझे जिस्म से गोली निकालने मखसूस आला फारसे कमांडर बहार खान के कमरे में पड़े इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बॉक्स में पड़ा नजर आ गया। यूं भी उसका रोजमर्रा ही ऐसा था जिसमें गोली लगना मामूल की बात थी। मैं वापस अनेक्सी में आ गया। गो ये काम मुझे पहली बार करना पड़ रहा था, लेकिन इस बारे में मैंने तरबियत हासिल कर रखी थी। खसूसी सनाइपर कोर्स और कमांडोज के साथ करने वाले कोर्स में मुझे जिस्म पेवस्त गोली को निकालने के बारे में बहुत बारीक बीनी से समझने का मौका मिला था। पलवाशा का कराहना जारी था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कदमों की चाप सुनकर ही उसने कराहना शुरू किया है। क्या ये मेरी हमदर्दी हासिल करने का कोई बहाना है? एक उम्मीद अफजा सोच मेरे दिमाग में उभरी, लेकिन फिर मैंने सख्ती से उस ख्याल को झुटला दिया। उसे मेरी हमदर्दी हासिल करने की क्या जरूरत थी? जो कुछ वो मेरे साथ कर चुकी थी, उसके बाद मुझसे ताल्लुकात बहाल करने की कोई सूरत निकालना उसकी बेवकूफ़ी ही थी। बेड पर बैठते हुए मैंने सबसे पहले उसकी रान के साथ बंधी हुई पट्टी खोलने लगा। उफ, उसके चेहरे पर अजियत जैसे सब्त हो गई थी। मेरे हाथों में लर्ज़श शुरू हो गई। उसे तकलीफ में मुब्तला देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पट्टी खुलते ही उसकी कराहें मजीद बुलंद हो गई थी। अगर तुम्हारा रोना पीटना थोड़ा मध्यम हो जाए तो शायद मैं आराम से अपना काम कर सकूं। बज़ाहिर मैंने सख्त लहजे में डांटा था, लेकिन दर पर्दा मेरा दिल कर रहा था कि उसे अपनी आगोश में भर कर कहूँ, बस करो मेरी जान, तुम्हारे कराहने से मेरे हाथ कांपने लगे हैं। तुम्हें जितनी तकलीफ अपनी टांग में महसूस हो रही है, उससे कई गुना बढ़कर मेरे दिल को दर्द हो रहा है। मगर मैं ऐसा नहीं कह सकता था। हमारे दरमियान अब ऐसे किसी भी ताल्लुक की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। मेरे डांटने का उसने कोई जवाब नहीं दिया था। अलबत्ता होंठ भींचते हुए उसने कराहना बंद कर दिया था। पट्टी खोलने के बाद के मराहिल बहुत दुश्वार थे। सबसे पहले तो उसके जख्म को खोल कर धोना नाकाबिले अमल लग रहा था। अगर पहले कभी ऐसी सूरत हाल पेश आई होती तो मुझे इतनी मुश्किल पेश न आती, क्योंकि उस वक्त मैं उसे शरीके हयात बनाने का फैसला कर चुका था और अब वो मेरे लिए अजनबी लड़की थी। और किसी अजनबी लड़की को बेपर्दा करना एक शरीफ इंसान के लिए दुश्वार ही होता है, लेकिन उसके अलावा कोई चाराकार भी नहीं था। बगैर किसी गाड़ी के अंगुराड़े तक जाना अगर नामुमकिन नहीं था तो मुश्किल तरीन ज़रूर था। और बिलफर्ज मैं वहाँ तक पहुँच भी जाता तब भी अजीब बात यह थी कि मेरा दिल उसे किसी मर्द डॉक्टर के सामने बेपर्दा होने की इजाज़त देने पर भी तैयार नहीं था। उसके बाद खून को रोकना भी बहुत ज़रूरी था। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का तो पहला असूल ही खून के बहाव को रोकना होता है। एक साफ चादर लेकर मैंने उसके पेट से लेकर रानों तक बिछाई और उसका ज़ेरी लिबास उतार दिया। वो आंखें बंद किए खामोश पड़ी रही। उसे झिझकते घबराते न देखकर एक बार फिर मेरे दिमाग में सनोवर खान और उसके आदमियों की सुनी हुई बातें गूंजने लगी थी। सर झटक कर मैंने उन वाहियात ख्यालों को दूर किया और सिपरेट से उसका जख्म साफ करने लगा। उसके मुंह से एक बार फिर अजियत भरी कराहें निकलना शुरू हो गई थीं। सिपरेट जख्म में बहुत ज्यादा जलन पैदा कर देती है। सिपरेट और उसके जख्म से निकलने वाले खून से बेड पर बिछे कीमती गद्दे का बेड़ा गर्क हो रहा था। मगर पलवैचा की तकलीफ के मुकाबले मुझे अपनी जान की परवाह न होती। वो तो एक घटिया सा गद्दा था। जख्म साफ करके मैंने गोली को पकड़कर बाहर खींचने वाला चिमटा नुमा आला फारसिब भी सिपरेट से धो लिया। अचानक मेरी आंखों के सामने वो मंजर उजागर हो गया था जब गार के अंदर मेरे कंधे से गोली निकालते वक्त उसने अपने हाथों के प्याले में मेरा चेहरा थामते हुए तसल्ली दी थी। गोली निकालते वक्त उसने चंद सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगाया था। उसका वो एहसान आज तक मेरे दिल पर नक्श था। रात के वक्त किसी नौजवान लड़की का अकेला घर से निकलकर ऐसी जगह पहुंचना बजाते खुद बहुत बड़ा कारनामा था। शायद अभी मुझे उसके इसी एहसान का बदला चुकाने का मौका मिल रहा था। उसकी रान के नीचे तकिया रखकर मैंने दिल ही दिल में अल्लाह पाक को याद किया। जख्म के साथ छेड़छाड़ करने पर कैसी तकलीफ महसूस होती है, ये बात अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मुझ पर यह अजियत
नाक वक्त बीत चुका था और मैं उस तकलीफ की शिद्दत से खूब वाकिफ था। अब ऐसी ही तकलीफ से पलवैशा दो चार होने वाली थी। मेरे दिल को तो उसको कांटा चुभना भी गवारा नहीं था, लेकिन बदकिस्मती कि मुझे उसे इस हाल में देखना पड़ रहा था। गहरा सांस लेकर मैंने हिम्मत बांधी और चिमटे नुमा औजार की नोक जख्म के मुंह की तरफ बढ़ा दी। अगर उसकी जगह कोई भी और होता तो मुझे जर्रा भर भी परवाह न होती। मेरे असाब बहुत मजबूत थे, लेकिन बदकिस्मती से जो शख्सियत मेरे सामने जख्मी हालत में पड़ी थी उसका ताल्लुक बराह रास्त मेरे दिल से जुड़ा था। अपनी अजीज हस्ती का ऑपरेशन करना खुद अपने जिस्म के किसी हिस्से पर तवा आजमाई करने के मुतरादिफ होता है। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर वो तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सकी और उसने उछलना शुरू कर दिया तो यकीनन वो ज़्यादा जख्मी हो सकती थी। यह ख्याल आते ही मैं रस्सी की तलाश में अनेक्सी से बाहर निकल आया। रस्सी ढूंढने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। एक लंबी सी रस्सी मुझे मुलाजमों के कमरे में मिल गई थी। मैं यूं ही वापस लौटा उसे हैरानी भरी नज़रों से अपना मुंतजिर पाया। यकीनन उसकी समझ में मेरा यूं चले जाना नहीं आया था। मेरे हाथों में रस्सी का बंडल देखकर उसकी हैरानी दुचंद हो गई थी, लेकिन उसने कुछ भी कहने से गुरेज किया था। मैं भी वजाहत किए बगैर बेड के नीचे से रस्सी गुजार कर उसे मजबूती से जकड़ने लगा। उसकी छाती और पेट से रस्सी लपेटते हुए मैं उसके घुटनों तक रस्सी को बल देते हुए लाया। बस रानों की थोड़ी सी जगह मैंने खाली छोड़ दी थी। अब वो चाहकर भी मामूली से ज़्यादा हरकत नहीं कर सकती थी। वो खामोशी से मुझे सब करते देखती रही। शायद उसे भी कुछ न कुछ अंदाज़ा हो गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे कंधे से गोली निकालते वक्त उसने मेरी मर्दानगी को यूं ललकारा था कि मुझे उस अजियतनाक मरहले से गुजरना आसान हो गया था। लेकिन वो तो सिन्फ नाजिक थी। एक जवान साल लड़की को मैं क्या कहकर जोश दिलाता। उसकी उम्र की लड़कियां तो शायद ऐसा मंजर देख कर ही बेहोश हो जाएं, लेकिन वो उन रवायती दूशीज़ाओं से यकसर मुख्तलिफ थी। फारसिब दोबारा हाथों में थाम कर मैंने जख्म में घुसेड़ा। गो मेरा दिल कांप रहा था, मगर मैंने हाथ की लर्जिश पर काबू पा लिया था। वो कमज़ोरी दिखाने का वक्त नहीं था। मैं जितनी नरमी दिखाता पलवैशा को उतनी ज़्यादा तकलीफ पहुंचती। गोली लगने का जख्म सामने से हमेशा तंग होता है, लेकिन गोली जिस्म को फाड़ कर निकल जाए तो जिस जगह से गोली निकलती है वहाँ से काफ़ी सारा गोश्त ले उड़ती है। पलवैशा ने सख्ती से दांत पर दांत जमा कर आंखें बंद कर ली थी। उसका सारा जिस्म तशंज के मरीज की तरह अकड़ कर लर्जने लगा था। अगर मैंने उसे बांधा न होता तो यकीनन वो खुद को ज़्यादा जख्मी करवा बैठती। उसकी तेज़ कराहों से बेपरवाह बनते हुए मैंने गोली टटोल कर आले के मुंह में थामने लगा। ये बज़ाहिर बहुत आम और आसान सा लगता है। सुनने वालों को कभी भी इस तकलीफ और अजियत का अंदाज़ा नहीं हो सकता जो ज़ख्मी पर गुजर रही होती है। अलबत्ता ज़ख्मी कोई ऐसी शख्सियत हो जिससे दिल के तार जुड़े हों, तब इंसान उस दर्द को बहुत ज़्यादा और अच्छी तरह महसूस कर सकता है। गोली को आले के मुंह में फंसा कर मैंने एहतियात से बाहर खींचा। पलवैशा मुठियां भींच कर उस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। गोली जख्म से बाहर निकलते ही उसने सख्ती से रोका हुआ सांस एक आह के साथ खारिज किया और बदन ढीला छोड़ दिया। जख्म से खून बहुत तेज़ी से निकलने लगा था। मैंने दोबारा जख्म को सिपरेट से धोया और पायोडीन से रुई तर करके जख्म के मुंह पर रख दी। खून के बहाव को रोकने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पट्टी तह करके जख्म के मुंह पर दबा दी थी। पट्टी बांधने से पहले उसे रस्सियों की गिरफ्त से आज़ाद कराना ज़रूरी था। उसका जिस्म रस्सियों से आज़ाद करके मैंने चौड़ी पट्टी जख्म पर लपेटी और एक दर्दकश टीका तैयार करने लगा। दर्दकश इंजेक्शन भी जिस्म के गोश्त वाले हिस्से में लगाया जाता है, लेकिन अब उसका और मेरा मामला डॉक्टर और मरीज़ का सा था। दिल में काफ़ी सारी झिझक महसूस करते हुए मैंने उसे कोहले पर इंजेक्शन लगा दिया। दवाइयों के बक्स में एंटीबायोटिक इंजेक्शंस भी मौजूद थे। एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन मैंने उसके दाएं बाजू की रग में भी लगा दिया। वो अभी तक गहरे गहरे सांस लेकर गुजरी तकलीफ को ज़ायल करने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि उसका सर गोद में लेकर बैठ जाऊं, लेकिन शुक्र का मकाम था कि मेरे दिमाग ने बुरे भले की तमीज़ नहीं खोई थी, वरना मुझे दिल की माननी ही पड़ती। पट्टी बांधकर मैंने उसकी रान से निकलने वाली गोली देखी और हैरान रह गया, क्योंकि वो पिस्तौल की गोली थी, जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक तो उसे कलाशनकोफ की गोली लगी थी। मोर्चे से पलवैशा की आड़ तक के लंबे फासले से पिस्तौल की गोली का पलवैशा की रान में इतनी गहराई में उतरना मेरी समझ से बाला तर था। पिस्तौल की गोली 20-25 गज के बाद अपनी ताकत खोने लगती है और 100 गज के फासले से तो कोई भी काबिल जिक्र नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जबकि जिस मोर्चे से वो गोली चलाई गई थी उसका फासला 100 गज से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं था। एक दो लम्हा सोचने के बाद मैंने सर झटक कर उस फालतू की सोच को दूर भगाया। खून और सिपरेट की वजह से बेड पर बिछे गद्दे का काफ़ी सारा हिस्सा खराब हो गया था।
मैंने एक बार फिर एहतियात से पलवैचा को अपने बाजू में भरा और दूसरे कमरे में जाकर साफ सुथरे बेड पर लिटा दिया। कमरे की अलमारी खोलने पर मुझे जनाना लिबास लटके नजर आए। वो लाजमन मेजर ट्रेसी वालकर का कमरा था। जीन्स की चुस्त पतलूने, बुनियान और इस तरह के दूसरे वाहियात लिबास, अलबत्ता 2 जनाना शलवार कमीज सूट देखकर मैं खुश हो गया था। चूंकि पलवैचा की कमीज पर भी काफ़ी खून लगा था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि वो साफ लिबास पहन ले। एक सूट अलमारी से बाहर निकाल कर मैं पलवैचा को मुखातिब हुआ। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम कपड़े तब्दील कर लो। ये कहते हुए मेरे दिमाग में खुशहाल खान की बैठक में गुजरने वाले मनाजर दर आए थे, जब उसके कपड़े गीले होने पर मैंने उसे जनाना लिबास पहनने का कहा था। उस वक्त उसने मुंह बनाते हुए कहा था, आपको बड़ा शौक है मुझे जनाना लिबास में देखने का। आज भी मैं उसकी तरफ जनाना लिबास ही बढ़ा रहा था, लेकिन वो कोई शौकी भरा जुमला या लाड भरा अंदाज अपनाए बगैर खामोशी से मुझको घूर कर रह गई थी। मैं कमरे से बाहर निकलकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। वहां मुझे दूध के पैकेट पड़े नजर आए थे। 2 पैकेट खोलकर मैंने एक साफ बर्तन में डाले और चूल्हे पर रख दिए। चूल्हे के साथ एक बड़ा गैस सिलेंडर था, इसलिए मुझे आग जलाने में कोई तगदो नहीं करना पड़ी थी। वहीं एक अलमारी में मुझे हल्दी नजर आ गई थी। 3-4 चम्मच हल्दी के दूध में डालकर मैंने अच्छी तरह चम्मच हिलाया और गर्मा गर्म दूध शीशे के जग में डालकर पलवैचा की कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर दाखिल होने से पहले मैंने दरवाज़ा हल्के से खटखटाना जरूरी समझा था। वो लिबास तब्दील कर चुकी थी। जनाना लिबास में वो हमेशा किसी और ही दुनिया की मखलूक नजर आया करती थी। उस वक्त भी हल्के आसमानी रंग के कपड़े अपनी खुशकिस्मती पर फूले नहीं समा रहे थे। मैं अपनी नज़रों पर इख्तियार खोने लगा था। वो आंखें खोल कर लेटी थी। मेरी आमद के साथ ही उसने पलकों की चिलमन गिरा ली थी। न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि उसने आंखें इसलिए बंद कर ली थी ताकि मैं उसे सहूलत से देख सकूं। उसके बाल पहले से बड़े हो गए थे। मुझे यकीन था कि यूं ही उसके बाल औरतों की तरह लंबे होते उसके हुस्न ने मजीद निखराना था, मगर उस वक्त तुम उसे देख नहीं पाओगे। मेरे दिल ने मुझे महरूमी का ताना देने में देर नहीं लगाई थी। खैर वो बात का मसला था। फिलहाल तो मैं अपनी आंखों की प्यास बुझा सकता था। हल्दी मिले दूध का जग शीशे की मेज पर रखते हुए भी मेरी नजरें उसके मली चेहरे का तवाफ कर रही थीं। उसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून भरे तासरात फैले थे। मेरी नजरें शराब होने का नाम ही नहीं ले रही थी, मगर मैं ज्यादा देर उस अयाशी का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। खुद पर जबर करते हुए मैंने उसके चेहरे पर से नजरें हटाईं और उसकी खून आलूद कमीज उठाकर दूसरे कमरे में आ गया। उसकी कमीज भी बकिया लिबास के साथ फेंक कर मैं वहां पड़े 2 साफ तकिए उठाकर वापस लौट आया। 3-4 तकिए इकट्ठे रखकर मैंने उसे बाजू से थाम कर तकियों से टेक लगाकर बिठा दिया। हालांकि वो खुद भी उठकर बैठ सकती थी, लेकिन मेरे हाथ बार बार उसके फूल से बदन के लम्स से हंस उठाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने उसे खुद पकड़ कर बिठा दिया था। उसने भी बगैर किसी झिझक के अपना जिस्म मेरे हवाले किया हुआ था। कंधों के पीछे तकिए दुरुस्त करके मैंने हल्दी मिले दूध का गिलास भरकर उसे थमा दिया। वो छोटे छोटे घूंट भरकर हल्दी मिला दूध पीने लगी। मेज को खींचकर मैंने बेड के साथ लगा दिया ताकि एक गिलास खाली करके वो अपने लिए दूसरा गिलास भी भर सके, और खुद उस कमरे से निकल आया। घड़ी पर निगाह दौड़ाने पर सुबह के 3 बजते नजर आए। रात करीबन बीतने वाली थी और मैं वहां मजीद नहीं ठहर सकता था। सनोबर खान और उसके आदमियों ने दिन चढ़े पहुंच जाना था और उनकी आमद से पहले पलवैचा को वहां से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करना जरूरी था, और यकीनी तौर पर वो खुद हरकत करने के काबिल नहीं थी, इसलिए उसे मैंने ही किसी महफूज मकाम तक पहुंचाना था। उसकी तरफ से इत्मीनान हासिल होने के बाद मैं सनोबर खान और अल्बर्ट पार्टी का सामना कर सकता था। इतना यकीन तो मुझे भी था कि इन 5 गैर अहम अफराद के कत्ल की वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। खासकर मैं सनोबर खान के आकाओं की जरूरत था, और उसके आकाओं के नज़दीक सनोबर खान के आदमियों की हैसियत चंद टकों में बिकने वाले गुलामों से बढ़कर नहीं थी। अनेक्सी से बाहर निकलकर की उम्मीद के सहारे मैंने दोबारा नजरें दुराई, मगर पार्किंग में कोई गाड़ी तो क्या साइकिल खड़ी भी नजर न आई। अब यह बदकिस्मती ही थी, वरना वहां हर वक्त कोई ना कोई गाड़ी मौजूद रहती थी। गोया मुझे पलवैचा को उठाकर ही ले जाना पड़ता। एकदम मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। बेईमान दिल उसकी कुर्बत के मौके ही तो तलाश कर रहा था। अब उसे अंगुराड़े पहुंचाना नामुमकिन नहीं था। काफ़ी देर सोचने के बाद मुझे वही गार सबसे महफूज लगा जहां उसने मेरे कंधे से गोली निकाली थी। वो गार हवेली से 2.5-3 किलोमीटर दूर था। वहां पलवैचा के पास खाने पीने और दूसरी ज़रूरियात की अशिया छोड़कर मैं आराम से वापस आ सकता था। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाती। पलवैचा और सामान को इकट्ठा वहां तक पहुंचाना आसान नहीं था। उसे गार तक पहुंचाने से पहले वहां इस्तेमाल का सामान पहुंचाना जरूरी था। नीचे बिछाने के लिए फोम का गद्दा, तकिया, स्लीपिंग बैग, पीने के लिए दूध का कार्टन, खाने के लिए बिस्किट, पेस्ट्रियाँ, जख्म के लिए साफ पट्टियाँ, दवाइयाँ और इंजेक्शन, क्लाशिंकोफ और फालतू मैगजीनें। वहाँ ये तमाम सामान उठाकर 3 किलोमीटर चलना इतना आसान भी नहीं था, मगर जिसके लिए मैं ये कर रहा था उसके लिए उससे ज़्यादा मुशक्कत करना भी मेरे लिए नहायत आसान था। ज़रूरत का सामान तमाम समेट कर मैंने एक बैग में डाला और बैग कंधों पर डालकर मैंने फोम का गद्दा लपेट कर उठाया और हवेली से बाहर आ गया।
सूरज तुलू होने तक मुझे तमाम सामान और पलवैशा को गार तक पहुंचाना था। टार्च की रोशनी में इत्मीनान से आगे बढ़ता गया। मेरे दिल में बस जंगली जानवरों के बारे थोड़ी सी फिक्रमंदी थी, क्योंकि इस इलाके में भेड़िए, रीछ और सुअर वगैरह भी पाए जाते हैं। बंदर भी मौजूद हैं, मगर उनका शुमार नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों की फहरिस्त में नहीं आता। चीते और तेंदुए की अफवाहें भी सुनने में आती रहती हैं, मगर कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं बगैर किसी काबिल जिक्र वाक़े के आधे घंटे तक गार के नीचे पहुंच गया था। चूंकि वहां मैं पहले भी 2-3 बार आ चुका था, इसलिए मुझे रास्ता पहचानने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। चढ़ाई पर चढ़कर मैंने सामान गार से बाहर छोड़ा और क्लाशिंकोव कंधे से उतार कर हाथ में थामते हुए मुहतात अंदाज में गार के अंदर घुस गया। गार बिल्कुल खाली पड़ा था। अच्छी तरह देखभाल करके मैं बाहर निकल आया। बाहर रखा सामान उठाकर मैंने गार के अंदर रखा और वापसी की राह ली। वापसी में खाली हाथ था, इसलिए मुझे भागने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। मैं 15-20 मिनट में हवेली में पहुंच गया था। पलवैशा को गार में पहुंचाकर मुझे एक बार फिर हवेली ही में लौटना था। मुझे फिक्र इसलिए भी नहीं थी कि मेरे पास काफ़ी वक्त मौजूद था। सनोबर खान इतना सवेरे कभी न लौटता और ना इतना सवेरे उसे बहार खान से रब्ता करने की कोई ज़रूरत पेश आ सकती थी। पलवैशा मुझे जागती ही मिली थी। मेरे कमरे में दाखिल होते ही उसने नज़र भर कर मुझे देखा और आंखें मूंद दी। ये उसकी मेहरबानी ही थी कि वो इस फ्याजी से मुझे अपने दीदार का मौका फराहम कर रही थी। वो तुमसे आंखें नहीं मिला पा रही है मोहतरम। मेरे दिमाग ने हस्बे आदत उसके खिलाफ जहर उगला। मुझे आम खाने से गर्ज है। उसकी दीद के प्यासे दिल ने दिमाग की बात को दरखो एतना नहीं जाना था। हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या तुम पैदल चल सकोगी? ये सवाल मुंह से निकालते ही मुझे अपना सवाल के अहमकानापन का अंदाज़ा हो गया था। उसने आंखों की चिलमन उठाते हुए मेरी जानिब गहरी नज़रों से देखा, मगर जवाब दिए बगैर दोबारा आंखें मूंद लीं। खून बहने की वजह से उसके चेहरे पर पिलाहट नजर आ रही थी। यकीनन वो काफ़ी नकाहत भी महसूस कर रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसके कोमल वजूद को बाजुओं में भरा और ऊपर उठा लिया। वो मजबूत और शरीर बदन की मालिक थी। मुजाहिदीन के कैंप में तरबियत के बाद अमली ज़िंदगी में भी काफ़ी अरसे से सरगर्म थी और इस जफाकशी और मेहनत की वजह से उसका बदन सांचे में ढला महसूस होता था। अनेक्सी से निकलकर मैंने उसे कंधों पर उठा लिया, क्योंकि उसे मुसलसल बाजुओं में भरकर गार तक पहुंचाना मुमकिन नहीं था। आर्मी में जख्मियों और लाशों को उठाने की अमली तरबियत दी जाती है। मैंने भी उसे उसी अंदाज में उठाया हुआ था जैसा कि हमें तरबियत मिली थी, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसके जिस्म के बहुत से गुदाज हिस्से मेरे बदन से मस होकर मेरी कुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान लेने लगे थे और मैं टार्च की रोशनी में दाएं बाएं का जायजा लेते हुए खुद को उसके लम्स की सहर आफरीनी से बचाने की तगदो में मसरूफ हो गया। पलवैशा से दोबारा मिलने के बाद मैं अजीब किस्म की कशमकश में फंस गया था। दिमाग उससे नफरत की तरगीब देने के साथ उससे दूर जाने के मशवरे दे रहा था, जबकि दिल उसे अपनी आगोश में भरकर माजी की सारी बातें भुलाने के चक्कर में था। बिला शक्को शुबा उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया था और उससे भी ज्यादा दुख मुझे उसकी बहरा रवी और बद किरदारी का था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद दिल की एक ही रट थी, जो हुआ उसे भूल जाओ। जबकि दिमाग इतना बेवकूफ़ नहीं था। उसकी बहरा रवी और गैर मर्दों से गलत ताल्लुकात किसी सूरत भुलाए जाने के काबिल नहीं थे। सबसे बढ़कर वो किसी दूसरे मर्द को पसंद करती थी जिसे शादी के लिए उसने इतने ज़्यादा पापड़ बेले थे। अब मेरे मुआफ़ करने या उसके लिए अपनी आगोश दोबारा वाह करने से उसने कौन सा भाग कर मेरे पास आ जाना था। उसके नज़दीक अगर मेरी थोड़ी सी भी अहमियत होती तो वो कभी भी ऐसा न करती। दिमाग के भारी दलाइल ने दिल को खामोश करवा दिया था। करीबन 1.25 घंटे में मैं गार के दहाने पर पहुँच गया था। हर तरफ सुबह का उजाला फैल गया था। उसे कंधे से उतार कर मैंने बाजू में भरा और कार में दाखिल हो गया। ज़मीन पर बिछे गद्दे के पास जाकर उसे अचानक से गद्दे पर लिटा दिया और सर के नीचे तकिया दुरुस्त करके गार से बाहर निकल आया। मेरा इरादा जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने का था। लकड़ियों की वहाँ कोई कमी नहीं थी। 15-20 मिनट लगाकर मैंने गार के अंदर काफ़ी सारी लकड़ियाँ जमा कर दी थी। अब मुझे उससे रुख्सत लेना थी। वो आंखें बंद किए चुत लेटी हुई थी। उसकी बंद आंखों का फ़ायदा उठाकर मैंने चंद लम्हे अपनी नज़रों को अय्याशी की इजाज़त दी, लेकिन प्यासी नज़रें सैर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। न जाने वो इतनी पुरकशिश, जाज़िब नज़र और मनमोहनी थी या मुझे ही ऐसी लगती थी। मैं शायद उस शुगल को इतनी देर तर्क न कर सकता, मगर उसकी पलकों की जंबश ने मुझे नज़रें फेरने पर मजबूर कर दिया था। उसकी आंखें वाह होते ही मैं गला खंकार कर गोया हुआ, मैंने ज़रूरत का तमाम सामान यहाँ रख दिया है। उम्मीद है 3-4 दिनों में तुम चलने के काबिल हो जाओगी। यहाँ से अंगुराड़ा इतनी दूर नहीं है, तुम आसानी से वहाँ पहुँच कर छुप सकती हो। बाकी तुमने मेरे साथ जो कुछ किया मैं उस बारे बात नहीं करना चाहता, बस एक मशवरा देने की जसारत करूँगा कि आज के बाद वो सारे पुराने काम छोड़ दो। औरत की असल जगह उसका घर होता है। तुमने कबील खान से बदला लेना चाह सो ले लिया, अब किसी अच्छी जगह शादी करके अपना घर बसाओ। एक लम्हा रुक कर मैंने गुफ्तगू को तूल देने के लिए अल्फाज की तलाश में अपने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन उससे बिछड़ने के गम ने एकदम मेरी सोचों पर हमला आवर होकर मेरी गोयाई सलिब कर ली थी।
बड़ी मुश्किल से मैं खुदा हाफिज कहकर एकदम मुड़ा और गार से बाहर निकल आया। मेरे दिल को एक अनजानी डोर पीछे की जानिब खींच रही थी। मेरा ज़मीर भी उसे इस हालत में बेयारो मददगार छोड़ने पर आमादा नहीं था, मगर अब वहाँ रुक कर मैं अपनी नज़रों से नहीं गिर सकता था। बकौल शायर, तारुफ बोझ बन जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक रोग बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे तकमील दे देना हो ना मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। गार से निकलकर मैं दौड़ पड़ा। आहिस्ता चलने की सूरत में मुझे खदशा था कि मैं फिर वापस लौट जाऊंगा। हवेली के करीब पहुंचा तो धूप फैल गई थी। सबसे पहले मैं मोर्चे पर चढ़कर वहां मौजूद लाश के पास वो पिस्तौल ढूंढने लगा जिसके जरिए उसने पलवैशा को इतनी दूर से गोली मारी थी, मगर उसके पास क्लशिंकोव पड़ी देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही थी। गोया पलवैशा उसकी गोली से जख्मी नहीं हुई थी। अपना शक दूर करने के लिए मैंने एक बार फिर अनेक्सी में जाकर देखा। वो पिस्तौल ही का बुलेट था। क्लशिंकोव और पिस्तौल के बुलेट में काफ़ी फ़र्क होता है, उसे तो कोई आम आदमी भी पहचान सकता है। स्नाइपर की नज़र तो उस मामले में बहुत तेज़ होती है, कहीं कोई और भी यहाँ मौजूद तो नहीं। एक रूह फरसां ख्याल मेरे दिमाग में उजागर हुआ, मगर फिर मैंने यह ख्याल सख्ती से जुटला दिया, क्योंकि किसी भी तीसरे की मौजूदगी में शायद अब तक हम उसका निशाना बन चुके होते। मैं ज़्यादा देर उस मसले पर नहीं सोच सका था। मेरे दिल में अजीब किस्म के वसवसे सर उभारने लगे थे। पलवैशा की मरहम पट्टी तो मैंने कर दी थी, क्या वो दोबारा अपनी पट्टी तब्दील कर पाती? फितरी तकाजे के लिए वो गार से बाहर कैसे निकल पाती? वो सुबह शाम खुद को दर्दकश और एंटीबायोटिक इंजेक्शन कैसे लगा पाती? मैंने उसके पास पानी की 3 बोतलें भर कर रख दी थी, क्या वो पानी उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सकता था? और अगर कोई जंगली जानवर खून की बू पाकर गार में घुसता तो वो कैसे उससे मुकाबला करती? और अगर वो जानवर पर फायर करती तो क्या फायर की आवाज़ सुनकर सनोबर खान के आदमी चुकन्ना ना हो जाते? मैं तो अपनी जान छुड़ाने की शौक में उसे मौत के मुंह में छोड़ आया था। बगैर ताखीर के मैंने वापस लौटने का फैसला किया। बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंचते हुए मुझे ख्याल आया कि बेड पर पलवैशा का खून बिखरा देखकर सनोबर खान या अल्बर्ट वगैरह को अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगनी थी कि हम दोनों में से कोई एक जख्मी है। फिर एक गद्दा और रज़ाई वगैरह को गायब देखकर वो यकीनन यही सोचते कि हम कहीं करीब ही छुपे हैं, वरना रज़ाई और गद्दे का हमने क्या करना था। एक नतीजे पर पहुंचते हुए मैंने ज़रूरत की चंद चीज़ें हवेली से बाहर निकाल कर रखीं और फिर उस छोटे कमरे का रुख किया जहाँ वो डीजल और पेट्रोल वगैरह जखीरा रखते थे। 3-4 भरे कैन उस वक्त भी वहां मौजूद थे। अगले 10-15 मिनट में मैंने वो पेट्रोल अनेक्सी और दूसरे कमरों में छिड़क दिया था। वहां मौजूद 3-4 गैस सिलेंडर भी मैंने खोल दिए और फिर पेट्रोल को एक लकीर की तरह जमीन पर गिराता हुआ मैं दाखिली दरवाजे तक आया और फिर उसे मैंने तीली दिखा दी। आग सरात से जमीन पर पड़े तेल को चाटती हुई कमरों के दरवाजे तक पहुंची। मैंने हवेली से बाहर निकलकर जरूरी सामान उठाया और अपनी जाने हयात के मस्कन की तरफ चल पड़ा। गैस सिलेंडरों के फटने के धमाके मेरे कानों में पड़े और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। एक बार फिर सनोबर खान से दुश्मनी का आगाज हो गया था। गार तक पहुंचते हुए सूरज काफ़ी तेज हो गया था। सारी रात भाग दौड़ में गुजर गई थी। मुझे उस वक्त भूख के साथ चाय की भी सख्त हाजत महसूस हो रही थी। पता नहीं वो मेरी वापसी को क्या नाम देगी। गार के अंदर दाखिल होते हुए मेरे दिमाग में बस यही सवाल गर्दिश कर रहा था। वो उसी हालत में पड़ी थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर किसी किस्म के तासरात नहीं उभरे थे। सामान नीचे रखकर मैंने सबसे पहले आग जलाई और दूध का पैकेट खोलकर उसके लिए दूध गर्म करने लगा और हल्दी मिलाकर दूध मैंने गिलास में डाला और एक पेस्ट्री का रैपर उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे चाय पीना है। मैंने इतने अरसे बाद पहली मर्तबा वो मधुर और प्यारी आवाज़ सुनी थी, वरना वो कल रात से मुसलसल खामोशी थी। मैंने नर्म लहजे में कहा, दूध पी लो, फिर चाय भी बनाता हूँ। मजीद कुछ कहे बिना उसने उठने की कोशिश की। मैं जल्दी से दूध का गिलास नीचे रखकर उसे उठने में मदद देने लगा। उसके बैठते ही मैंने दूध का गिलास और पेस्ट्री उसे थमा दी। उसके बाजुओं से पकड़ते वक्त मुझे उसका जिस्म काफ़ी गर्म लगा था। यकीनन उसे बुखार हो रहा था। मैं दिल ही दिल में उसे अकेला छोड़कर जाने के फैसले पर पछताने लगा। मुझे ऐसा करना किसी तौर भी ज़ेब नहीं देता था। पेस्ट्री एक बार दांतों से काट कर उसने वापस रख दी थी। अलबत्ता दूध वो हल्के हल्के घूंट लेकर पीती रही। मैं चाय बनाने लगा। चाय बनाने तक वो गिलास खाली कर चुकी थी। एक प्याली में चाय डालकर मैंने उसकी तरफ बढ़ा दी। प्याली थमाते हुए उसकी पुरकशिश आंखें मेरी तरफ उठी। मैं उसकी तरफ ही मुतवज्जा था। उसकी आंखों की गहराइयों में मुझे इस्तराब की लहरें उठती हुई महसूस हो रही थी। ये भी खा लो ना, मैंने पेस्ट्री की तरफ इशारा किया। दिल नहीं कर रहा, क्या कर वो चाय पीने लगी। मैं खुद वो पेस्ट्री उठाकर खाने लगा। उसके दांतों ने उस पेस्ट्री को काटा था। महबूब के मुंह से लगी हुई कोई भी चीज़ चाहने वाले के लिए एक नेमत ही तो होती है। पेस्ट्री खाकर मैंने बिस्किट का एक पैकेट खोलकर मैदे को तकवीयत देने लगा। वहाँ मुझे आला क्वालिटी के बिस्किट और पेस्ट्रियाँ वगैरह पड़ी हुई मिली थी, जो यकीनन अमेरिकी आकाओं की खातर रखी गई थी। मैं तमाम ही समेट लाया था। मैं जूं ही चाय पीकर फारिग हुआ, वो आहिस्ता से बोली, मुझे ताज़ा दम होना है, चलो। उसे बाजुओं में भरकर बाहर लाया और एक मुनासिब जगह उतारकर पानी की बोतल उसके साथ रखकर आड़ में हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ आई, आ जाएं।
मैंने दोबारा उसे बाजू में भरा और बिस्तर तक ले आया। उसे लेटाते हुए मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। उसके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ रहा था। मजबूरन उसे लिटाने से पहले मैंने बुखार और सुकून की गोली खिलाना मुनासिब समझा। गोली खिलाकर मैंने उसे एहतियात से पीछे लिटाया और उसके जिस्म पर रज़ाई दुरुस्त करने लगा। उसकी तरफ से इत्मीनान महसूस करके मैंने क्लशिंकोव कंधे से लटकाई और हाथों में दूरबीन पकड़कर बाहर निकल आया। वो गार उस पहाड़ी के करीबन दरमियान में बनी हुई थी। मैं दरख्तों की आड़ लेकर ऊपर चढ़ने लगा। 20-25 मिनट बाद मैं चोटी तक पहुंच गया था। एक बड़े पत्थर के अक्ब में लेटकर मैं हवेली का जायजा लेने लगा। हवेली से उठता हुआ धुआं इस बात का मजहर था कि उसे अभी तक आग लगी हुई थी। गो इस आग से उनके सामान और लकड़ी के दराजों ही को नुकसान पहुंचना था, लेकिन ये नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा था। छत में चूंकि लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए छतें और दीवारें महफूज थीं। अभी तक सरोवर खान वगैरह में से कोई भी वहां नहीं पहुंचा था, क्योंकि हवेली के करीब मुझे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। चंद लम्हे अच्छी तरह इतराफ का जायजा लेकर मैं नीचे उतर आया। गार में दाखिल होते ही पलवैशा की भारी सांसों ने मुझे उसके सो जाने का मज़दा सुनाया था। उसका चेहरा रजाई से बाहर था। नज़दीक होकर मैं उसे मोहब्बत भरी नज़रों से घूरने लगा। नज़दीक आते ही वो एक मरतबा फिर मेरे आसाब पर सवार होने लगी थी। मैं चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पा रहा था, बल्कि मुझे लग रहा था कि वो मुझे पहले से भी ज्यादा प्यारी लगने लगी है। शायद अब वो नामुमकिन उल हसूल हो चुकी थी, और ऐसी शख्सियत जो रसाई से दूर हो हमेशा इंसान को ज्यादा पुरकशिश लगने लगती है। मैं भी सारी रात का थका हुआ था, मुझे भी नींद आना चाहिए थी, मगर पलवैशा की गुर्बत ने मेरी नींद उड़ा दी थी। मैं बस उसके सराहने बैठा उसे मोहब्बत पाश नजरों से घूरता रहा। काफी देर में उसी शुगल में मसरूफ रहा। अचानक उसने करवट बदलने की कोशिश की और कराहते हुए आंखें खोलती। मैं जल्दी से रुख मोड़कर अपना बिस्तर ठीक करने लगा। हवेली को आग दिखाने से पहले मैंने 2 कंबल और तकिया वगैरह अपने लिए संभाल लिए थे। बिस्तर बिछाकर मैं उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें एक बार फिर बंद हो चुकी थीं। मैं भी बिस्तर में घुसकर उसकी तरफ रुक करके लेट गया। जल्दी ही नींद ने मुझे गाफिल कर दिया था। गो हम दोनों का इस तरह सो जाना मुनासिब नहीं था, लेकिन इस गार की जगह ऐसी थी कि वो आसानी से किसी को भी नजर नहीं आ सकती थी। सबसे बढ़कर गार के दहाने पर मौजूद दरख्तों के झुंड की वजह से यह गार लोगों की नजरों से ओझल रहती थी। मेरी आंख कहीं सपैर के करीब जाकर खुली थी। पलवैशा जाग रही थी और चित लेटी गार की छत में जाने क्या तलाश कर रही थी। बिस्तर से निकलकर मैंने पानी की खाली बोतलें उठाई और गार से बाहर निकल आया। नाले में साफ और शफाफ पानी बह रहा था। वजीरिस्तान की पहाड़ियों में काफी चश्मे मिल जाते हैं। नाले में उतरकर पहले तो मैंने वुजू करके वहीं पर असर की नमाज अदा की और फिर पानी की बोतलें भरकर वापस लौट आया। पलवैशा की पट्टी ताज़ा करनी थी। पायोडीन और साफ पट्टी दुआओं के बक्स से निकालकर मैं उसे मुखातिब हुआ, क्या पट्टी तब्दील कर लोगी? मेरी तरफ मुतवज्जा होकर उसने नफ़ी में सर हिला दिया था। मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। बेईमान दिल को तो बस उसे छूने का बहाना चाहिए था। अच्छा, मैं कर देता हूँ। मैंने पहले की तरह उसके जिस्म पर चादर बिछाकर ज़ेरी लिबास उतारा और पुराने वाली पट्टी खोलकर नई पट्टी बांधने लगा। पुरानी पट्टी खून से तर थी, लेकिन खून का रिसना रुक गया था। नई पट्टी बांधकर मैंने दर्द का इंजेक्शन कोहले में लगाया और फिर उसका लिबास दुरुस्त करके उसे बाजू में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने लगा। इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि वो मुसलसल मुझे घूरे जा रही है। खाली इंजेक्शन एक तरफ फेंक कर मैंने उसकी आंखों में झांका, मगर उसने नजरें चुराने की जरूरत महसूस नहीं की थी और उसी तरह मुझे घूरती रही। मैं भी बेख्तियार उसे देखता चला गया। अचानक उसकी आंखों में जवार भाटा उठता महसूस हुआ और उसके साथ ही सैलाबी रेला पलकों के पुश्ते को खातर में न लाता हुआ बह निकला। मैं सारे शिकवों, गिलों और नफरतों को ऊपर से पुष्ट डालता हुआ तड़प कर आगे बढ़ा। अगले ही लम्हे उसका कोमल वजूद मेरी आगोश में था। क्या हुआ मेरी जान? मेरे मुंह से बेसाख्ता फिसला। इतना सुनते ही उसके मुंह बुलंद चीख निकली और वो अपने जख्म की परवाह किए बगैर मुझसे यूं लिपटी जैसे लोहा मकनातीस को चिमटता है, और फिर जोरदार सिसकियों के साथ उसके मुंह से बेरब्त अल्फाज निकलने लगे। कहा था ना जल्दी आना, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा, मगर तुम्हें तो अपनी नौकरी की पड़ी थी ना। भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी। मुझे अजीतों, मुसीबतों और दुखों के हवाले करके सुख कमा लिया है ना, मिल गया ना सुकून, आ गया आराम। जलील कमीने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। गिला करना मेरा बनता था, नाराज होना मुझे चाहिए था। शिकवे शिकायतें मैंने करना थी, मगर वो कुछ सोचे बगैर सारा इल्जाम मेरे सर पर फेंके जा रही थी। उसकी जज्बाती कैफियत ऐसी नहीं थी कि मैं उसे रोकता टोकता। यूं भी मैंने उसकी सारी गलतियां माफ करने का फैसला कर लिया था। उससे दूर रहना मुमकिन ही नहीं था, तो दूरी कैसे इख्तियार करता? उसका ववेला हद से बढ़ता देखकर मुझे उसका मुंह बंद करना पड़ा, और खुशकिस्मती से ऐसा करने के लिए मेरे हाथ फारिग नहीं थे। वो मदहोश होकर मेरे बाजू में झूल गई थी। जाने कितनी देर में उसे अपनी आगोश में लिए माहौल से बेखबर बैठा रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कून होती गई। उसके आंसू थमे, सिसकियां बंद हुई और वो अपनी महसूर को आंखें खोलकर मुझे देखने लगी। उसके लबों पर मुझे वही धीमी धीमी शौक मुस्कुराहट नजर आ रही थी जिसने मुझे उसका दीवाना बनाने में अहम किरदार अदा किया था। अब बताओ, गिला करना मेरा बनता है या तुम्हारा?
उसे मुतबस्सम देखकर मैंने चाहत भरे लहजे में पूछा। वो पुरजोर लहजे में बोली, मेरा मेरा मेरा। वो क्यों? उसे नाक से पकड़कर मैंने आहिस्ता से मरोड़ा। क्यों? आपकी लाडली जो हूँ। उसका नाज भरा अंदाज मुझे निहाल कर गया था। जानती भी हो मुझ पर क्या बीती। उसके चेहरे से तबस्सुम गायब हुआ और उसने सिसकते हुए कहा, नहीं और ना जानना चाहती हूँ। उसकी आंखें एक बार फिर छलकने को तैयार हो गई थी। अगर एक आंसू भी गिरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी पलकों के आशना लम्स को लबों से महसूस करते हुए मैंने तंबीहा की, राजू मुझे माफ कर दो। मुझे उसकी आवाज कहीं दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। मैंने चाहत भरे लहजे में कहा, राजू की जान, कर दिया माफ। एक बार नहीं 1000 बार माफ कर दिया। फिर ऐसा करोगी? फिर माफ करूंगा। जितनी बार करोगी उतनी बार माफ कर दूंगा। वजह नहीं पूछोगे? कभी नहीं। मैंने नफी में सर हिलाया। अलबत्ता बताना चाहो तो सुनूंगा जरूर। नहीं बताऊंगी। आप पूछेंगे तब भी नहीं बताऊंगी। मैंने उसके रेशमी बालों में उंगलियां फेरते हुए बेपरवाही से कहा, ठीक है, बाकी बातों को छोड़ें, बस आप मुझसे अभी अभी शादी करें। मुझे एक लम्हे की ताखीर भी गवारा नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चंद शराइत मानना पड़ेगी। फरमाओ। उसने तीखे लहजे में पूछा। बाल नहीं कटवाओगी? मर्दाना लिबास नहीं पहनूंगी? कानों में बालियां और नाक में कोका पहनूंगी? मर्दों में नहीं नाचोगी और खुदकुशी करने की धमकी नहीं दोगी? वो दिलबरी से मुस्कुराई। आखिरी शर्त के अलावा बाकी सब मंजूर है। नहीं जी, सबसे अहम तो आखिरी शर्त है ना। नहीं जी, सबसे अहम तो आखिरी शर्त ही है। राजू, अब मजाक को छोड़ें। चंदा, कोई मौलवी तो मिल जाए ना। निकाह मौलवी के बगैर भी हो जाता है। ठीक है, मगर गवाह कहाँ से लाएंगे? आप बस जान छुड़ाना चाह रहे हैं। वो रूहानसी होने लगी। मैंने एतमाद भरे लहजे में कहा, अल्लाह पाक की कसम, जान नहीं छुड़ा रहा। अंगुराड़े पहुंचते ही पहला काम यही करूंगा। अगर ऐसा ना किया तो खुदा कसम मैं अपनी जान। इतना कहकर वो एक लम्हा को रुकी और फिर कहका लगाते हुए बोली, पता तो चल गया होगा। हाँ जी, चल गया है पता। तुम्हारी बकवास करने की आदत इतनी जल्दी तो खत्म नहीं हो सकती। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। लाड भरे हठधर्मी से कहते हुए उसने मेरी गोद में सर रखा और अपने बाजू मेरे कमर के गिर्द लपेट लिए। एकदम वो पुरानी पलवाशा के रूप में मेरे सामने आ गई थी। वही शोखी, वैसे लाड और वही महबूबाना अंदाज। मेरे दिमाग में सनोबर खान के आदमियों की सुनी हुई बातें गूंजी, मगर मैंने खुद में इतनी जुर्रात मफकूद पाई थी कि उससे दरियाफ्त कर सकता। वो उसका रिश्ता किसी मुनव्वर खान नामी आदमी से जोड़ रहे थे, जो उनके बकौल पलवैशा का महबूब था और उसके लिए पलवैशा ने मेरा सौदा किया था। मगर पलवैशा का अंदाज देखते हुए जर्रा भर भी अंदाजा नहीं होता था कि उसे मुझसे ज्यादा कोई दुनिया में अजीज भी है। उसकी चाहत में ना तो कोई खोट नजर आ रही थी और ना वो ऐसी वैसी लग रही थी जैसी उन तमाम ने बकवास की थी। मुझे सोचों में गुम देखकर वो मेरा हाथ पकड़कर होंठों से लगाते हुए पूछने लगी, कहाँ गुम हो गए हो? यही हूँ। मैं होले से मुस्कुराया। अपनी चंदा को गोद में लिए बैठा हूँ। हाँ, बस ऐसे ही बैठे रहो, मैं तो सोने लगी हूँ। एक बात पूछूं? मुझे सवालिया नजरों से घूरते हुए उसने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हें गोली कैसे लगी थी? उसके होठों पर दिल आवेज तबस्सुम उभरा। सच सच बता दूं? मैंने संजीदा लहजे में कहा, बिल्कुल सच, क्योंकि मुझे कुछ कुछ अंदाजा है। अगर वादा करो कि ना तो कुछ कहोगे और ना नाराजगी का इजहार करोगे तो शायद सच उगल दूं। कोशिश करूंगा। मुझे अपने अंदेशे सही होते नजर आ रहे थे। वो मिसर हुई। नहीं जी, वादा। अच्छा, वादा रहा। बादल नख्वास्ता मुझे उसकी बात मानना पड़ी। मैंने खुद ही मारी थी। मेरे दिल में छुपे शुबहात को उसने हकीकत का जामा पहनाया। मगर क्यों? मैं चीख ही तो पड़ा था। क्या आप नहीं जानते? वो भी एकदम संजीदा हो गई थी। नहीं, मैं नहीं जानता कि तुमने ये बेवकूफ़ी क्यों की। क्योंकि मैं राजू के बगैर मर जाती। कैसे आपको वहां छोड़ कर आती। मैं जानती हूँ आप मुझे कसूरवार समझ रहे हैं। ना मालूम उन्होंने आपको क्या क्या कहानियां सुनाई होंगी और फिर मैंने आपकी आंखों के सामने आपको पकड़वाने का मुआवजा भी तो वसूल किया था। वहां मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि अपनी सफाइयां देती रहती। ये भी मुमकिन था कि आप मेरी किसी बात पर यकीन न करते। इसलिए जब आपने मुझे आज़ाद करके भागने को कहा, उसी वक्त मैंने इरादा कर लिया था कि आपको साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगी। और आपको साथ ले जाने का एक ही तरीका था कि मैं इस तरह जख्मी होती कि खुद हरकत के काबिल न रहती। तभी आप मुझे वहां से खुद निकाल कर लाते। उसके साथ मैंने खुद को गोली भी ऐसी जगह पर मारी कि आप किसी और से मेरा इलाज भी न करवा सकें। और देख लो, वही हुआ जो मैंने सोचा था। चंदा ऐसा करते हैं भला? उसकी चाहत देखकर मेरी आंखें नम हो गई थी। तो और क्या करती? कैसे आपको साथ लाने पर मजबूर करती? मैं तुमसे पूछ तो रहा था कि बताओ क्यों आई हो। तुमने कोई वजह भी तो नहीं बताई थी, बस चुपचाप मार खाती रही। और सनोबर खान का पालतू जो कुछ कह रहा था वो भूल गए हैं आप। बल्कि आपको तो बहाना चाहिए था मेरी पिटाई करने का। उसके लहजे से जरा भी अंदाजा नहीं होता था कि उसे मेरी वो हरकत नागवार गुजरी थी। वैसे तुम इतनी नाजुक कब से हो गई हो कि जरा सा थप्पड़ खाकर कराहना शुरू कर देती थी। आपकी नजर में तो नाजुक हूं ना? उसने लाड भरे लहजे में पूछा। हाँ चंदा, मेरी नजर में तो तुम फूलों और कलियों से भी नाजुक हो। तो बस आपके थप्पड़ खा कर ही तो करा रही थी। कोई और कितनी भी कोशिश कर लेता मेरे मुंह से उफ नहीं सुन सकता था। अलबत्ता आपकी बात तो और थी। आपको तो अपनी कराहें सुनाकर जांच रही थी
क्या आया अब भी मुझे प्यार करते हो या दिल से निकाल बैठे हो? मैंने चाहत से कहा, तुम्हें दिल से निकालने के लिए दिल ही कुछ सीने से निकालना पड़ेगा। झूठा। उसने अपनी बाहें मेरे गले में डालते हुए मुझे नीचे की तरफ खींचा और मैं उसके चेहरे पर झुक गया। उसका मतमाए नजर पूरा करके मैंने पूछा, अच्छा तुम ये बताओ, तुम रोई क्यों थी? आपकी मोहब्बत देखकर रोना आ गया था। मोहब्बत? मैं हैरान ही तो रह गया था। हाँ मोहब्बत। आप अगर उस वक्त आईने में अपना चेहरा देख लेते तो आपको पता चलता कि रोनी सूरत क्या होती है। अपने तय आप गुस्सा और नफरत दिखा रहे थे, जबकि आपकी आंखें कह रही थीं कि वो सारी चोटें जो बज़ाहिर मुझे लग रही थीं, उनका निशाना आपका अपना दिल है। मेरी दिली कैफियत जानने के बावजूद तुमने किसी किस्म की सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं की। मोहब्बत करने वाले सफाइयों के मोहताज नहीं होते, और यकीन मानो उस वक्त मेरा सफाई देना किसी काम का नहीं था। बल्कि सच कहूं तो अगर उस वक्त मैं आपको सारी बात बता देती और आप मेरी बात को एक बार फिर गलती से झुटला देते तो मुझे मरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। सारी कहानी तो तुमने मुझे अब भी नहीं बताई। वो हर तरमी से बोली, हाँ नहीं बताऊंगी, जब तक शादी नहीं कर लेते नहीं बताऊंगी। जानती हो उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के बाद क्या क्या बातें सुनाई। राजू, कह दिया ना मैंने कुछ नहीं सुनना। क्यों मुझे अजियत देना चाहते हैं? सुनना तो पड़ेगी राजू की जान, क्योंकि उसके बाद ही हम शादी कर सकेंगे। मैं मसर हुआ और उसने आंखें बंद करके खामोशी इख्तियार कर ली। वो तमाम बकवास कर रहे थे कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो और उसे शादी करने के लिए तुम्हें 15 लाख रुपए दरकार थे। मैंने धीमे लहजे में सनोबर खान के आदमियों से सुनी हुई सारी बकवास दोहरा दी। आपने उनकी बातों का यकीन कर लिया? उसने जैसे कराती हुई आवाज में पूछा। और इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं सनोबर खान से मुलाकात करने को लौटी हूँ? मैं साफ गोई से बोला, पता नहीं यकीन किया था या नहीं। तो गोया अब हमारी शादी में मेरी पारसाई रुकावट बन गई है। इस मर्तबा उसके लहजे में अजीब किस्म की बेगानगी दराई थी। अल्लाह पाक की कसम बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसी बात होती तो क्या तुम मेरी गोद में लेटी होती? फिर शादी का ताना क्यों दिया? उसकी आवाज जैसे कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। उसकी वजह तुम नहीं, मैं खुद हूँ। ये ज़मीनी सी बात थी, असल बात और है। इतना कहकर मैं उसे अल्बर्ट ब्रोक के हाथों ब्लैकमेल होने की कहानी सुनाने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, अब मैं न सिर्फ अमरीकियों और सनोबर खान का दुश्मन नंबर 1 हूँ, बल्कि उनके साथ पाक आर्मी भी मुझे किसी सूरत माफ नहीं करेगी। तो क्या तुम किसी ऐसे आदमी को अपना शरीक हयात बनाना चाहोगी जो हर तरफ से खतरों में घिरा हुआ हो? मेरी बात खत्म होते ही उसके मुंह से गहरा सांस खारिज हुआ। मैंने उसके मोहने चेहरे की तरफ देखा जो खुशी से खिल रहा था। राजू, ये तो उन्होंने धोखे से आपको पाक आर्मी का दुश्मन बना दिया है, और उम्मीद है जल्दी ही पाक आर्मी के सामने सच्चाई आ जाएगी। अगर आप सचमुच भी ऐसे होते तब भी मेरा इंतखाब आप ही होते, बल्कि सारी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए तब भी पलवैचा आप ही का चुनाव करेगी। और जहां तक सनोबर खान के आदमियों की बकवास का ताल्लुक है, अल्लाह पाक की कसम आपकी पलवैचा को आज तक ना तो किसी ने इस तरह छुआ है जैसे आप छूते हैं, और ना इस हाल में देखा है जैसा आप दिख चुके हैं। सपूगमाई बाजी की इज्जत की खातिर मैंने अपना बचपन खेलने कूदने की बजाय सख्त किस्म की तरबीती मशकों में गुजार दिया था। अब ये कैसे मुमकिन है कि मैं खुद इतनी बेरारूह और सस्ती हो जाऊं, और न जाने वो किस मनहूस मुनव्वर खान को मेरा महबूब बनाकर पेश कर रहे हैं। मैंने जिंदगी में एक मर्द से मोहब्बत की है, और वो वही है जिसकी गोद में अब भी सर रख कर मैं लेटी हुई हूँ। बाखुदा अगर मेरी इस बात में जर्रा भर झूठ हो तो मुझे मरते वक्त कलमा भी नसीब न हो। मैं मानती हूँ मैंने अच्छा नहीं किया था। मेरा छोटा भाई और मेरी माँ मेरे लिए आपसे बढ़कर नहीं है, मगर मैं कमजोर पड़ गई थी। शायद इसलिए कि उन्होंने वादा किया था कि आपको जान से नहीं मारेंगे, शायद इसलिए कि मैं कुछ मोहलत हासिल करना चाहती थी, और शायद इसलिए कि मैंने तहिया कर लिया था कि अगर आपको कुछ भी हो गया तो आपके कातलों को फना करके मैं आपके पास पहुंचने में एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगी। लेकिन अब उसकी मैं जो तुझी देना चाहूं वो खुद मुझे कबूल नहीं है कि जा किसी दूसरे को। मैं हमेशा आपकी मुजरिम रहूंगी। बेशक अब मुझे कभी माफ न करना, बस खुद से दूर न करना, और इसके अलावा मुझे हर सजा मंजूर है। तो मेरी मौत के बाद तुम तमाम को मारकर खुदकुशी कर लेती। मैंने उसके रेशमी बालों में उंगलियां फेरते हुए प्यार से डांटा, आपके मरने के बाद क्या मैं जिंदा रह पाती राजू? याद रखना, औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करती है, और उसके बाद वो किसी मर्द से समझौता तो कर सकती है, मोहब्बत नहीं कर सकती। और मैं समझौता करने की आदी नहीं हूँ। जानती हो, जब तुम 15 लाख की खती रकम लेकर अकेली अंगुराड़े की तरफ जा रही थी, उस वक्त मुझे ये सोच परेशानी में डाले हुए थी कि इतनी बड़ी रकम की वजह से कोई तुम्हें जानी नुकसान न पहुंचा दे। राजू, मेरा हाथ पकड़कर होंठों से लगाते हुए रो पड़ी। रोती क्यों हो पगली? वो वक्त तो बीत गया है, अब तो बस मेरी चंदा होगी और मैं। आप शादी करने में देर क्यों कर रहे हैं? अगर पहले मेरी बात मान ली होती तो हमें इन आजमाइशों का सामना भी ना करना पड़ता। तो मैं कब देर करना चाहता हूँ? पहले भी इसलिए मौखर किया था कि दोनों खानदान मिल बैठकर इस खुशी के मौका से लुत्फानंदोज हों। अब तो वो ख्याल भी दूर झटक दिया है। बस कोई गवाह मिल जाए, मैं चांद को अपनी मनकूहा बनाने में 1 मिनट की ताखीर नहीं करूंगा।
कमांडर नसरुल्लाह की बैठक में जाते हैं, वहां हम छुप कर भी वक्त गुजार लेंगे और वहीं निकाह भी पढ़ा लेंगे। उसके दिमाग की सुई बस एक ही ख्याल पर अटक गई थी। गो अब तो मैं खुद भी उस काम को मुअक्कर नहीं करना चाहता था, लेकिन वो तो जैसे बावली हुई जाती थी। यहाँ से अंगुराड़े तक जाएंगे कैसे? मैंने मजाहिया लहजे में पूछा। क्या मेरा वजन बहुत ज्यादा है? उसने मुंह बसोरते हुए शिकवा किया और मैं कहका लगाकर हंस पड़ा। फूल का भी वजन होता है क्या? उसका कोमल चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए मैंने चाहत भरे लहजे में पूछा। तो फिर अंगुराड़े तक जाने में क्या मसला है? कोई भी मसला नहीं है, बस पेट पूजा करके निकलते हैं। सच? वो खुशी से खिल उठी थी। बिल्कुल सच। अब मुझसे भी ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। इतनी प्यारी लड़की के पास रहकर खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। जी जी, आराम से रहें। मैंने निकाह की बात की है, रुखसती की नहीं की, उसने शौकी भरे लहजे में कहा और मैं किसियाने अंदाज में उसका सर तकिए पर मुंतकिल करता हुआ चूल्हे की तरफ बढ़ गया। अंधेरा छाने लगा था। आग जलाकर मैंने शाम की नमाज अदा की और फिर चाय बनाकर बिस्किट और पेस्ट्रियों वगैरह से हम पेट पूजा करने लगे। खाने से फारग होकर मैंने एक कलाशंकोफ तो गार से बाहर पत्थरों में छुपा दी ताकि दुश्मन के हाथ न लगे, और दूसरी कलाशंकोफ गले से लटकाकर मैंने चंद जरूरी दवाइयां भी बक्स से निकाल कर जेबों में भर ली थी। पलवशा को बाजुओं में भरकर मैं गार से बाहर निकला और उसे कंधों पर लाद कर अंगुराड़े की तरफ रवाना हो गया। सफर करने के लिए पूरी रात पड़ी थी और मुझे उम्मीद थी कि आहिस्ता रवि से सफर करते हुए भी हम सुबह सादिक से पहले अंगुराड़े तक पहुंच जाते। उतराई उतरते ही पलवैचा ने धीमे लहजे में कहा, राजू याद है जिस दिन आप मुझसे बात करने के लिए कई किलोमीटर चल कर आए थे और बिछड़ने के बाद पहली बार हमारी बात हो रही थी? मैंने चाहत भरे लहजे में एतराफ करते हुए कहा, तुमसे जुड़ी कोई बात भूल सकती है भला? हमारी वो बातें कभी सनोबर खान ने सुननी थी। चरखे में चूंकि मेरी असलियत खुल गई थी और उसने मामू जान के घर को पहले से तलाश किया हुआ था, उसी रात सुबह सादे के करीब उस खबीस के आदमी मुझे, अम्मी जान और मेरे छोटे भाई को गिरफ्तार करके ले गए थे। मैं हर तकलीफ झेल लेती, हर तशद्दुद बर्दाश्त कर लेती, अपनी इज्जत और असमत को भी दाव पर लगा लेती, मगर उन्होंने तो मेरे मासूम भाई और बूढ़ी माँ को बेइज्जत करने का फैसला कर लिया था। अगर वो उन्हें कत्ल करने की धमकी देते तब भी मैं उनकी धौंस में ना आती, मगर वो नंग इंसानियत तो मेरे मासूम भाई जो बमुश्किल 9-10 साल का है और बूढ़ी औरत के बारे ऐसी ऐसी शर्मनाक और वाहियात गुफ्तगू कर रहे थे कि मुझे मजबूर होना पड़ा। मेरे हामी भरते ही एक काली लड़की और एक अंग्रेज भी वहां आ गए थे। उन्होंने मुझे यकीन दिला दिया था कि मेरे राजू को कुछ नहीं होगा। वो 15 लाख की रकम लेने का ड्रामा भी उस काली लड़की का था। वो ये बातें अपने साथी के साथ कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि मैं अंग्रेजी जानती हूँ, वरना मेरे सामने ऐसी गुफ्तगू न करती। अगले दिन हमें अलार्म खेल लाया गया। रात को मेरी आपसे गुफ्तगू हुई। मैंने जानबूझकर ऐसा रवैया रखा कि आपको कुछ न कुछ अंदाजा हो जाए, मगर आप तो अपनी लाडली की मोहब्बत में ऐसे अंधे हुए थे कि बगैर किसी गौर फिक्र के भागते चले आए। ये कहते हुए नाज भरे अंदाज में हंस दी थी, जबकि मैं खुद को मलामत करने में लगा हुआ था। मेरी अजीज हस्ती के साथ क्या कुछ बीत गया था और मैं उसकी मोहब्बत में शक करता फिर रहा था। मुझे खामोश पाकर उसकी बात जारी रही। आपको गिरफ्तार करके उन्होंने वादे के मुताबिक मेरी अम्मी जान और भाई को रिहा कर दिया। एक मेहरबानी उन्होंने ये भी की थी कि वो रकम मुझसे वापस न ली। मैं अम्मी जान और भाई को लेकर डेरा इस्माइल खान पहुंची। वहां वजीरिस्तान के काफी मुहाजिरीन पनागुजी हैं। एक मोहल्ले में किराए का घर तलाश करके मैंने चंद माह का पेशगी किराया अदा किया और बकिया रकम अम्मी जान के हवाले कर दी। उसके बाद वहां चंद दिन उनके साथ ही रही ताकि वो अच्छी तरह से इलाके को जान जाएं, और जब मुझे यकीन हो गया कि अब वो मेरे बगैर भी रह लेंगे तो अपने राजू के लिए वापस लौट आई। 4-5 दिन पहले उनका एक आदमी जो रुखसत पर जा रहा था मेरे हाथ चढ़ गया। उससे मुझे आपके बारे तमाम तफसीलात मालूम हो गई, और कल जब मैंने बहुत सारी गाड़ियों को वहां से जाते हुए देखा तब मैंने अंदर घुसने का फैसला कर लिया था। अब ये मेरी बदकिस्मती थी कि अंदर दाखिल होते ही मैं उनकी नजरों में आ गई। बाद की कहानी आपको मालूम है। सारी तफसीलात इत्मीनान से सुनने के बाद मैंने कहा, तुमने तो कहा था कि शादी से पहले मुझे कुछ भी नहीं बताओगी। कहा तो था, लेकिन आपकी मोहब्बत देख कर रहा नहीं गया। मुझे फख्र है कि मैंने आपको चाहा है। जो मर्द अपनी औरत का गैर मर्द से ताल्लुक देख कर भी उसकी मोहब्बत से दस्त बरदार नहीं हो सकता, ऐसे मर्द का मिलना बहुत दुश्वार होता है। और मेरी खुशकिस्मती कि मुझे एक ऐसा ही हीरा मिल गया है। तुम गलत कब से हो गई चंदा? वो हंसी। आप तक जो खबरें पहुंची उसके मुताबिक तो मुझ जैसी गलत लड़की शायद ही दुनिया में पाई जाती हो। अच्छा दफा करो पुरानी बातों को, ये बताओ शादी करने का कितना मुआवजा लोगी? उसने हैरानी भरे लहजे में कहा, मुआवजा? हाँ, तुम्हारी तरह रवाज है कि लड़की वाले लड़के वालों से मुंहमांगी कीमत वसूल करते हैं। अब चूंकि हमारा कोई सरप्रस्त मौजूद नहीं है तो ये सब हमें ही तय करना पड़ेगा ना। उसके सुरीले कहके ने मेरे कानों में जलतरंग बजाए। मैं मिसर हुआ। हंसो बात, सच से बताओ। वह शौक लहजे में बोली, मैंने पहले ही दिन से अपनी कीमत बताई हुई है।
यानी 50 लाख? मैंने तस्दीक चाहने के अंदाज में पूछा। बस आप 50 लाख की तमाम सिफरे खत्म करके बकिया रकम अदा कर देना। 50 लाख से 5 रुपए पर उतर आई हो? मैंने मसनूई हैरानी जाहिर की। वो मसरूर कुल लहजे में बोली, डरती हूँ ना कहीं इनकार ही न करते। पगली, अपनी जान की कीमत देकर भी तुम्हें हासिल करना घाटे का सौदा नहीं है। वो चाहत से लबरेज लहजे में पूछने लगी, राजू मैं आपको इतनी प्यारी क्यों लगती हूँ? मैं झट से बोला, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी। झूठा, ये बात उस वक्त आप भूल गए थे जब मेरी पिटाई कर रहे थे। मैंने कहका लगाते हुए कहा, वो तो शादी के बाद भी करूंगा, और जब मैं रहूंगी तब। वैसे ये सोचने की बात है। मैंने सोचने की अदाकारी करते हुए कहा, बहरहाल इस बारे में कोई न कोई हल निकाल लेंगे। इस तरह की प्यार भरी नोक झोंक में रास्ता कटने का पता ही नहीं चला था। 1-2 मरतबा मैं पलवाशा के कहने पर सस्ताने के लिए रुका था, मगर मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। पलवाशा के फूल से बदन को उठाकर चलना मेरे लिए चंदा दुश्वार नहीं था। रात के 2 बज रहे थे जब मैं कमांडर नसरुल्लाह की बैठक के सामने पहुंचा। नेफे में अरसा पलवाशा वाला पिस्तौल निकालकर मैं बैठक के बैरूनी दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। अंदरूनी कमरे को फक्त कुंडी लगी हुई थी। कुंडी खोलकर मैं पलवाशा को बाजुओं में भरे अंदर दाखिल हुआ और उसे एक चारपाई पर बिठाकर उसके लिए बिस्तर बिछाने लगा। बिस्तर बिछाकर मैंने उसे सुलाया और दूसरी चारपाई उसके करीब लगाकर खुद भी लेट गया। वो चित लेटी थी, मगर अपनी गर्दन मोड़कर मुझे देखती रही। मैं भी उसकी तरफ करवट बदले उसे देखे बगैर बीते हुए दिनों की कमी पूरी कर रहा था, मगर हम ज्यादा देर ये वजीफा जारी न रख सके कि बिजली चली गई। राजू टार्च चला लो ना, पलवाशा की मिन्नत भरी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने इनकार करते हुए कहा, नहीं जी, इस लोड शेडिंग को गनीमत समझकर सोते हैं। ठीक है, कहकर उसने गैर मुतवक्का तौर पर मेरी बात मान ली थी। मेरी आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली थी। कोई बैरूनी दरवाजा खटखटा रहा था। बाहर निकलकर मैंने दरवाजे की दर्ज से झांक कर कमांडर नसरुल्लाह को पहचाना और दरवाजा खोल दिया। अरे आप! वो मुझे देखकर हैरान रह गया था। आए कमांडर। मैंने एक तरफ होकर उसे रास्ता दिया और उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाजा कुंडी कर दिया। बड़े अरसे बाद नजर आए हो, मुझसे मुआनका करते हुए मुस्तफसर हुआ। हालात ने इजाजत ही न थी। मैं उसे साथ लिए कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते हुए उसने कहा, वैसे आपके मुतल्लिक काफी बातें सुनने में आ रही हैं। कैसी बातें? मैं उसे पूछे बगैर नहीं रह पाया था। एक बात की तस्दीक तो आपके बताए बगैर हो गई है। उसने जनाना कपड़े पहने लेटी हुई पलवाशा की तरफ इशारा किया, जो उसे देखते ही उठने लगी थी। मैंने आगे बढ़कर उसे उठने में मदद दी। कमांडर नसरुल्लाह ने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा, बेटी क्या हुआ है? इसे गोली लगी है। पलवाशा से पहले मैंने उसकी बात का जवाब दिया। उसने हंसते हुए कहा, वैसे मैं तो ये सुनकर हैरान रह गया था कि पल्लू खान दरअसल पलवाशा खान वजीर है। बात ही हैरानी की है। मैंने उसकी ताहीद में सर हिलाया। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी, सबसे पहले मेरा ख्याल है नाश्ता हो जाए। मैं बेतकल्फी से बोला, भूख तो लगी है। वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद हम पुरतकल्लफ नाश्ते को जुड़े हुए थे। नाश्ते के दौरान ही कबील खान और जहादाद के कत्ल और उसके बाद होने वाले जरगे की बातें उसने मेरे सामने दोहरा दी थी। कोई भी वाकया मुख्तलिफ जुबानों से गुजरने के बाद हकीकत से काफी दूर हो जाता है। हमारे वाकये में भी कुछ नई बातें शामिल होने के अलावा कुछ बातें हज़फ भी हो गई थी। नाश्ता करके मैंने उन बातों की अजमालन वजाहत कर दी। उसके साथ ही कमांडर को मैंने अपनी गिरफ्तारी से रहाई तक के वाकयात सुनाने में भी मुज़ाहिका नहीं समझा था। उन हालात में वो कोई बेहतर मशवरा दे सकते थे। मेरी बात खत्म होते ही वो सोच में बढ़ गया। चंद लम्हे सोच में डूबे रहने के बाद वो कहने लगा, ज़ीशान साहब, आप दोनों मेरे बच्चों की जगह पर हैं, और अगर बुरा न मनाए तो सबसे पहले मैं आप दोनों के इकट्ठा रहने पर एतराज करूंगा। एक जवान लड़के और लड़की को बगैर किसी रिश्ते के यूं एक साथ रहना बिल्कुल भी नामुनासिब बात है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अलहदा हो जाएं। कबीर खान के मौत के बाद मेरा नहीं ख्याल कि पलवाशा को किसी और जंग में हिस्सा लेना चाहिए, और अगर तुम दोनों इकट्ठे रहने पर मिसर हो तो फिर शादी कर लो। उसकी बात ने पलवाशा के चेहरे पर कोसे कज़ा के रंग बखेर दिए थे। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मोहतरम कमांडर, हम इसी घर से आपके पास हाजिर हुए थे। हम आज ही निकाह करना चाहेंगे। कमांडर नसरुल्लाह ने खुश होते हुए कहा, जज़ाकल्लाह, आज तो फिर बहुत मुबारक दिन है। नमाज ज़ोहर के बाद आप दोनों का निकाह कर दिया जाएगा। मैंने कहा, शुक्रिया कमांडर, इसके साथ ही अगर आप मेरे लिए कुछ खरीदारी कर लें। क्यों नहीं? वो कुछ दिली से बोला। चलिए आपको बताता हूँ। मैंने उसे बाहर चलने का इशारा किया। मैंने पलवाशा के सामने मतलूबा सामान की तफसील बताना मुनासिब नहीं समझा था। बाहर आकर मैंने $2000 उसकी जानिब बढ़ाते हुए मतलूबा सामान की तफसील भी तुरा दी, और वो सर हिलाते हुए रुखसत हो गया। मैं बैरूनी दरवाजा कुंडी करके पलवाशा के पास आ गया। क्यों जी, मुझसे चोरी चोरी क्या मंगवा रहे हो? पलवाशा, चुप करो यार, दुल्हन ऐसी बातचीत में हिस्सा नहीं लिया करती। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ऐसी दुल्हन बनना बिल्कुल गवारा नहीं है। अच्छा, शोर करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी पट्टी तब्दील करने का वक्त हो गया है। वो लजाते हुए बोली, आप बाहर बैठे, मैं खुद तब्दील कर लूंगी। नहीं,
मैं हैरान ही तो रह गया था, पहले भी मैं ही तो करता रहा हूँ। वो खिलखिलाते हुए बोले, पहले की बात और थी, इस वक्त तो मैं आपको फांस रही थी। बेहया। मैंने नई पट्टी और पायोडीन लेकर उसके करीब होते हुए कहा, राजू मैं सच कह रही हूँ, मैं पट्टी तब्दील कर लूंगी। अच्छा ये लो, करो तब्दील। मैं मतलूबा सामान उसके करीब रख कर सेहन में आ गया। उसका शर्माना मेरी समझ से बालातर था, मगर शर्माते हुए वो और भी प्यारी लगने लगी थी। थोड़ी देर बाद उसने आवाज देकर मुझे अंदर बुला लिया। पुरानी पट्टी उठाकर मैंने बाहर सेन के कोने में फेंकी और इंजेक्शन तैयार करने लगा। एंटीबायोटिक और दर्द कश इंजेक्शन लगाकर मैं उससे गपशप करने लगा। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बार बार वो बेपाया खुशी से कह उठती, राजू मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे बनने जा रहे हैं। मैं खुद भी उस खुशी को इतना ही महसूस कर रहा था जितना कि वो 2-3 दिन पहले तक मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खला नजर आ रहा था। गम और दुख मुझे इस तरह से घेरे हुए थे कि मेरा सांस लेना मुहाल हो गया था और आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे गम और दुख, दर्द, भूली बिस्तरी दास्तान नजर आने लगे थे। वो मेरे लिए कितनी जरूरी और अहम थी, इस बारे मुझे तब पता चला था जब मेरे ताईं वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई थी। और अब एकदम उसका वापस मिलना मुझे अपने रब की बारगाह में शुक्रगुजारी के गहरे एहसास से सर टेकने पर मजबूर कर रहा था। हम कमांडर नसरुल्लाह की वापसी तक गपशप करते रहे। वो मुझे तल खयाम में अपनी डगरगूं हालत का बता रही थी कि मेरी जुदाई में उसकी क्या हालत बनी रही। उसकी बातें सुनकर मुझे लग रहा था कि मैंने जर्रा भर भी तकलीफ नहीं काटी और सारी अजीतें मेरी जाने हयात ही को चिमटी रही हैं। कमांडर नसरुल्लाह मेरा मतलूबा सामान ले आया था। सामान रखकर वो नमाज के बाद आने का कहकर चला गया। मैंने सुर्ख लिबास पलवैशा के सामने रखते हुए कहा, ये कपड़े पहनो, मैं भी लिबास तब्दील करता हूँ। अपने कपड़े उठाकर मैं बैठक के सेहन में बने गुसलखाने में घुस गया। वापस पहुंचने पर वो मुझे सुर्ख लिबास पहने नजर आई। सुर्ख रंग के कढ़ाई किए हुए दुपट्टे में उसका सफेद चेहरा 14वीं के चांद की तरह दमक रहा था। याकूती होंठों पर छाई शर्मीली मुस्कान मुझे बेखुद कर गई थी। बैठो ना, मुझे मुसलसल खड़ा देकर लजाते हुए बोली और मैं चौंक कर चारपाई पर बैठ गया। अब नजर ही न लगाते ना, मेरी आंखों से फूटती चाहत देकर वो शर्मीली मुस्कान से बोली। मैंने वारफदगी के आलम में पूछा, चंदा सच से बताओ, तुम हो इतनी प्यारी या मुझे लग रही हो? मुझे अपनी शक्लो सूरत से कुछ नहीं लेना देना, बस आपको प्यारा लगने का एहसास ही मेरे लिए काफी है। 2 दिन पहले तक मैं खुद को दुनिया का बदकिस्मत और नाकाम तरीन इंसान समझ रहा था और आज मुझे खुद से खुशकिस्मत कोई दिखाई भी नहीं देता था। वो शरारत से मुस्कुराई, ये तो जब शादी के बाद अपनी फरमाइशी पूरी करवाऊंगी तब मालूम पड़ेगा। भूल है तुम्हारी। उसका मुलायम हाथ अपने हाथों में लेते हुए मैं सुलाने लगा। सच कहूँ राजू, तो मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। बस थोड़ी देर की तो बात है, कमांडर नसरुल्लाह गवाहों को लेकर आते ही होंगे। अब तो लम्हे भी सदियां बन गए हैं। उसने बेचैनी जाहिर की। खुद मेरी हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर बाद वो मेरी बन जाएगी। हजारा अंदेशे और वसवसे मेरे दामन से लिपटे थे, मगर मेरे अंदेशों के बरक्स कमांडर नसरुल्लाह ज़ोहर की नमाज के बाद अपने 2 जवान बेटों के हमरा वहां पहुंच गया। राजदारी के तकाजे पूरा करने के लिए उसने अपने बेटों के अलावा किसी को दावत नहीं दी थी। रस्मी कलमात की अदायगी के बाद वो निकाह का खुतबा पढ़ने लगा। खुतबा पढ़कर उसने पहले पलवैशा की रजामंदी मालूम की और फिर मुझसे पूछने लगा कि पलवैशा खान वजीर बिनते यामीन खान वजीर, तुम्हें अपने निकाह में कबूल है? मेरा दिल कर रहा था कि 100 बार कहूँ कबूल है कबूल है कबूल है, मगर शर्म माने हुई और मैंने एक दफा पर इक्तिफा किया। मुबारक हो। मुझसे मुआनका करके कमांडर नसरुल्लाह ने पलवैशा के सर पर हाथ रख दिया। उसके दोनों बेटों ने भी मुझे मुबारकबाद दी। कमांडर नसरुल्लाह ने मिठाई का डब्बा खोलकर सबका मुंह मीठा करवाया। उसके दोनों बेटे तो मिठाई खाकर वालिद से इजाजत लेकर रुखसत हो गए, जबकि कमांडर वहीं बैठ गया। अब क्या इरादा है? बेटों के रुखसत होते ही वो पूछने लगा, चचा जान, हमारा सबसे बड़ा मसला यही था जो हल हो गया है। फिलहाल पलवैशा के ठीक होने तक हम यहीं रहेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। मैंने पहली मर्तबा उसे उस रिश्ते से पुकारा था। बेटा, आप दोनों ने बहुत अच्छा फैसला किया। अगर मुझे पलवैशा के बारे पहले से पता होता तो यकीनन बहुत पहले आप पर जोर दे चुका होता। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद। उन्होंने मेरे चचा कहने पर खुशी का इजहार करते हुए मुझे बेटा कहने में देर नहीं लगाई थी। हम बहुत पहले ये फैसला कर चुके थे चचा जान। हमारा ख्याल था कि बुजुर्गों की मौजूदगी में ये बबरकत फेल सर अंजाम दे देंगे, मगर हालात हमें ऐसा मौका देने पर तैयार नहीं थे। मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। बिलाशुबा बुजुर्गों की शमूलियत बायस से बरकत होती है, मगर जब हालात ऐसे हो जाएं तो देर नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा, आप हमारे बुजुर्ग ही तो हैं। बेशक। उसने इस बात में सिर हिलाया। हम दोनों ही गुफ्तगू कर रहे थे। पलवैशा सर झुकाए खामोश बैठी थी। उस शौक शरारती और नटखट की सारी तेजी तरारी कहीं गुम हो गई थी। चचा जान, हमने फैसला किया है कि बुजुर्गों के सामने एक बार फिर शादी करेंगे, ताकि वो हमारे फेल का बुरा न मनाए। ये भी ठीक है। वो मेरे फैसले को सराहते हुए खड़े हो गए। अब मैं चलूंगा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलवा लेना। ठीक है चचा जान। मैं उन्हें रुखसत करने दरवाजे तक चला गया।
बैरूनी दरवाजा कुंडी करके मैं वापस कमरे में आया। मेरी दुल्हन सुर्ख कपड़ों में सिमटी हुई बैठी थी। अल्लाह पाक ने इंसान को निकाह का तरीका भी बतौर नेमत अता किया है। दो गवाहों के सामने मर्द और औरत हमेशा एक साथ रहने का इकरार करके एक ऐसे रिश्ते में बन जाते हैं कि उनके दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। वो औरत जिसे निकाह के दो बोलों से पहले छूना मना और गुनाह था, निकाह होते ही उसे छूना इबादत बन जाता है। वो औरत जिसे देखना जायज नहीं था, निकाह के बाद उसका देखना बायसे सवाब हो जाता है। मियाँ बीवी का एक दूसरे से हंसी मजाक और दिल लगी करना पसंदीदा तरीन फेल गर्दाना जाता है। झूठ एक ऐसा नापसंदीदा फेल है जिसे मुअज्जबुल लानत करार दिया गया है, लेकिन बीवी को खुश करने के लिए उसकी झूठी तारीफ की इस्लाम इजाजत देता है। और अब पलवैशा मेरी बीवी थी, मेरा लिबास, मेरी जिंदगी की गाड़ी का दूसरा पहिया, मेरी शरीके हयात, मेरे दुख सुख का साथी, मेरे होने वाले बच्चों की माँ, मेरी मोहब्बतों और चाहतों का मरकज और मेरी सब कुछ थी। मैं धड़कते दिल के साथ उसके करीब बैठ गया। वो मजीद सिमट गई थी। मैं जानता था कि वो शौक चंचल हसीना शर्मा रही थी, मगर मैं उस वक्त उसे तंग करने के मूड में नहीं था। उसका हाथ थामते हुए मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा की। चंदा, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। उस लम्हे के ख्वाब जाने में कब से देख रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि यूं एकदम तुम मुझे हासिल हो जाओगी। यकीनन ये मेरे पाक रब का करम और रहमत है कि तुम मेरी शरीके हयात बन गई हो। मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तुम्हारी शख्सियत, शक्ल सूरत, दलेरी, बहादुरी और गैरतमंदी उसकी मुत्तकाजी है कि तुम किसी बादशाह की मलका बनती, लेकिन तुमने खुद एक बेबसात, गरीब और आम सी शक्ल सूरत के फौजी को पसंद किया, और तुम्हारा ये एहसान ये फौजी कभी नहीं उतार सकेगा। अलबत्ता नई जिंदगी की शुरुआत में मैं वादा करता हूँ कि दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ढेर करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें रानी, मलका और शहजादी बनाकर रखूंगा। तुम्हारी अरख्वाइश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखेगी। मेरे हाथों को उसने एकदम सख्ती से जकड़ा, एक तेज सिसकी मेरे कानों में गूंजी और वो रोते हुए मुझसे लिपट गई। क्या हुआ चंदा? अपना बाजू उसके गिर्द लपेटते हुए मैंने चाहत से लबरेज लहजे में पूछा, मगर वो कोई जवाब दिए बगैर सिसकियां भरते हुए रोती रही। मैंने उसके चेहरे से घूंघट उठाकर देखा। आंसू भरी आंखों से मोहब्बत की शुआएं फूट रही थी। उन सैर अंगेज आंखों को लबों से छूते हुए मैंने कहा, मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है चंदा। तुम मेरे लिए अल्लाह पाक का एक अजीम तोहफा हो। तुमने मेरे दिल की उजड़ी हुई दुनिया को जिस मोहब्बत से बसाया है वो कोई छोटा एहसान नहीं है। एक ठुकराए हुए मर्द को गले से लगाकर तुमने बड़ेपन का सबूत दिया है। इन फूल से रुखसारों पर तमाचे मारकर यकीनन मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैं आज खलूस से दिल से माफी मांग रहा हूँ। उन घटिया लोगों की झूठी बातों में आकर मैंने तुम पर शक किया। उससे बेहतर था कि मैं मर जाता। एकदम तड़प कर उसने मेरे होंठों पर अपना हाथ रख दिया। उसके साथ ही उसने दाएं बाएं सर हिलाकर गोया मुझे सरजश की थी। ये हकीकत है चंदा। राजू, अगर मजीद कुछ कहा तो मेरा दिल फट जाएगा। अल्लाह पाक की कसम, आप मुझे अपनी जान से भी बढ़कर अजीज है। मेरी गलतियों को अपने खाते में न डालें। कसूरवार मैं हूँ, मुजरिम मैं हूँ। असीम तो आप हैं जो इतने इल्जामात के बावजूद बगैर सफाई मांगे मुझे गले से लगा लिया। फिर वो रोने पर तैयार हो गई थी। वैसे मुंह दिखाई के बगैर चांद का दीदार करा दिया है। मैंने एकदम मौजू तब्दील कर दिया ताकि वो जज्बाती कैफियत से निकल आए। उसने ले जाकर पलकों की चिलमन गिरा ली। अच्छा पता है, मैंने चचा नसरुल्लाह को सोने के कंगन लाने को कहा था। कंगन तो ना मिले, सोने की चूड़ियां मिल गईं। यकीनन इन रेशमी कलाइयों में पहली बार चूड़ियां डालने का शर्फ मुझे ही मिल रहा है ना? आंखें खोले बगैर उसने असबात में सर हिला दिया। मैंने पैकिंग खोलकर सुनहरी चूड़ियां निकाली और उसकी दोनों कलाइयों में 4 चूड़ियां पहना दी। चूड़ियों के साथ चचा नसरुल्लाह गुलाबी रंग के नगीने वाली खूबसूरत अंगूठी भी बनवा लाया था। अंगूठी उसे पहनाकर मैंने उसका हाथ लबों से लगाते हुए कहा, अब तो मैं इस रोशन चेहरे के दीदार का हकदार हो गया हूं ना। अब तो आंखें खोल दो। मेरी दरख्वास्त को शर्फ़े कबूलियत बख्शते हुए उसने सहर अंगी आंखें खोलती। मैंने अपनी जैकेट की जेबों से डॉलर की 5 घड़ियां निकालकर उसकी गोद में डालते हुए कहा, तुमने 50 लाख कहा था ना, ये 50,000 डॉलर से। पाकिस्तानी रकम में ये 50 लाख से ज्यादा मालियत बन रही है। अब ये ना कहना कि मैं तुम्हारी अम्मी जान की मुंह मांगी कीमत अदा नहीं कर सका हूँ। राजू, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना सोना, ना चांदी, ना जेवर, ना जमीन जायदाद और ना रुपया पैसा। बस कभी खुद से दूर न करना। एक बार पहले भी कहा था कि मेरी गलतियों को बुनियाद बनाकर मुझे खुद से जुदाई की सजा न देना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वादा करता हूँ चंदा, तुम्हें खुद से कभी जुदा नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। तुम चाहोगी तब भी नहीं। उसने आंखें मूंद कर मेरी गोद में सर रख दिया और मैं उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। हम न जाने कितनी देर यूं ही एक दूसरे को महसूस करते रहे, यहाँ तक कि कमांडर नसरुल्लाह रात का खाना ले आया। हमें रात होने का पता भी नहीं चला था। खाना खाकर मैंने पूछा, पट्टी तो खुद तब्दील कर लोगी ना? जी नहीं, वो लाड से बोली। मेरा सरताज मौजूद है ना, बढ़िया ही सरताज वाली। मैंने उसकी नाक को मरोड़ा और फिर पट्टी करने लगा। पट्टी करके मैंने उसे जरूरी दवाइयां खिलाई, इंजेक्शन लगाए और हम सोने के लिए लेट गए।
लेकिन रात भर उसने मुझे सोने नहीं दिया था। न जाने कहाँ कहाँ की बातें उसे याद आ रही थी। खुद मेरी आंखों से भी नींद गायब थी। उसे पाने की खुशी हजम ही नहीं हो रही थी। सुबह सादे के करीब कहीं जाकर मैंने उसे जबरदस्ती सुलाया। मेरे बाजू पर सर रखकर वो बेखबर सो गई। मुझे भी नींद ने अपनी मेहरबान आगोश में ले लिया था। नींद में भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था और उसी तरह शौकी भरी मुस्कुराहट और चंचल अदाओं से मेरी नींद में अपने हुस्न के जलवे बखेरती रही। महीने भर में उसका जख्म ठीक हो गया था। इसी दौरान मैंने उसकी तवानाई बहाल करने के लिए उसे खूब अच्छी गजाएं खिलाई थी। दूध, शहद, मुख्तलिफ किस्म के फल, खुश्क मेवाजात, दुनिया जहान की अच्छी गजाएं मैं चाचा नसरुल्लाह को क्या कर मंगवाता रहता। खर्च के लिए अल्बर्ट ब्रोक के दिए हुए काफी डॉलर्स मौजूद थे। यूं भी अंगुराड़े में दुकानदार डॉलर्स बड़ी खुशी से वसूल करते थे। उसके साथ वहां डॉलर्स के बदले पाकिस्तानी रकम भी मिल जाती थी। अमरीकियों की अफगान आमद के बाद अफगानिस्तान में तो डॉलर का आम रवाज था। परवैश्य ने $50,000 ये कहकर जबरदस्ती वापस कर दिए थे कि उसे बस मेरी ही सूरत थी। उस 1 माह के दौरान मैंने उसके इतने लाड उठाए थे, इतनी नाजबरदारी की थी कि जितने की वो हकदार थी। कई बार मेरी चाहत को देखकर वो रोने लग जाती। उसके मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद भी हमारा दिल कहीं जाने को नहीं कर रहा था। हम दोनों मुस्तकबिल के अंदेशों से बेनियाज बस एक दूसरे की जात में खोए हुए थे। महबूब की मईत में गुजरे दिन पर लगाकर गुजर जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं हुआ था और 1.5 माह गुजर गया था। न जाने हम वहाँ कितना अरसा मजीद गुजारते कि वसल के शब रोज ने हमें हर गम से बेनियाज कर दिया था। लेकिन हम ये भूल गए थे कि दुश्मन हमारी ताक में है। कमांडर नसरुल्लाह को रोजाना बैठक में खाने पीने का सामान पहुंचाते देखकर यकीनन किसी को शक हो गया था। और ये शक करना इसलिए भी बनता था कि हम दोनों में से कोई भी बैठक से बाहर नहीं निकलता था। और फिर एक दिन हम पर छापा पड़ गया। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी कि मेरे कानों में हल्की सी आवाज आई। यूं लगा जैसे कोई दीवार से नीचे उतरा हो। आने वाला यकीनन अपने ताई ऐसे वक्त में आया था जबकि अमूमी तौर पर लोग सो जाते हैं, लेकिन मेरे और पलवैसा के सोने में अभी तक कुछ वक्त बाकी था। हम तो कभी कभी बातों बातों में सुबह कर देते थे। एक दूसरे की बातें सुनकर हमारा जी ही नहीं भरता था। उस वक्त भी हम सरगोशियों में महवे गुफ्तगू थे कि सरगोशियों में बातें करने का अलग ही मजा है। वो आवाज पलवैसा ने भी सुन ली थी। कोई है कहकर वो एकदम चौकन्ना होते हुए मेरे बाजुओं के घेरे से निकली। मैंने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। मैं दूसरी चारपाई पर पड़ी कलाशंकोव की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक दरवाजा धकेलते हुए 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। अगर मैं कलाशंकोव उठाने की कोशिश करता तो यकीनन मारा जाता। कलाशंकोव का ख्याल दिल से निकालते हुए मैंने छलांग लगाई और आगे वाले आदमी से तोप से निकले हुए गोले की तरह टकराया। उसने हाथ में साइलेंसर लगा पिस्तौल थामा था। मेरी टक्कर खाकर वो दीवार से टकराया और पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया। लेकिन उससे पहले कि मैं दूसरे से निपटने की कोशिश करता, उसकी सर्द आवाज मेरे कानों से टकराई। अगर जरा सी भी हरकत की तो खोपड़ी में रोशनदान खोल दूंगा। ये फिक्रा उसने अंग्रेजी में अदा किया था। वो दोनों गैर मुल्की ही थे। मैं हाथ ऊपर उठाते हुए पीछे मुड़ा। इस दौरान पलवैसा चारपाई से उतरकर उसकी तरफ बढ़ने ही लगी थी कि खुले दरवाजे से ट्रेसी वालकर किसी भगोले की तरह अंदर दाखिल हुई और उसकी लात छाती में खाकर पलवैसा दीवार से जा टकराई। अगर वो दीवार से हाथ न टेक लेती तो यकीनन ज्यादा जख्मी हो गई होती। पलवैसा को लात खाते देखकर मैंने बेचैनी से पहलू बदला, मगर उसी वक्त नीचे गिरे हुए आदमी ने अपना पिस्तौल उठाकर मेरी गर्दन से लगा दिया और मुझे एकदम रुकना पड़ा। मुझ पर पहले जिस आदमी ने पिस्तौल ताना हुआ था उसने भी मेरे करीब आकर मेरे बाजू को मरोड़कर पीठ पीछे जकड़ लिया। दीवार से टकराकर पलवैसा पीछे मुड़ी। मुझे उसके चेहरे पर छाई वहशत देखकर डर लग गया था। नहीं पलवैसा, कोई हरकत न करना। मैंने उसे रोकना चाहा। मेरी गर्दन से पिस्तौल लगाए हुए अमेरिकन ने भी उसे तंबिया करने के लिए उसकी जानिब पिस्तौल सीधा किया, लेकिन ट्रेसी वालकर ने हाथ उठाकर उसे मना करते हुए कहा, छोड़ो, इसे मैं देख लेती हूँ। उसके लहजे में शामिल इत्मीनान यह जाहिर कर रहा था कि उसे खुद पर कितना एतमाद था, लेकिन वो पलवैसा की सलाहियतों से नावाकिफ थी। पलवैसा ना तो मेरी मिन्नत को खातर में लाई थी और ना उसने अपनी जानिब उठे हुए पिस्तौल की धौंस को किसी काबिल समझा था। वो जारहाना अंदाज में ट्रेसी वालकर की तरफ बढ़ी जो उसे आड़े हाथों लेने के लिए तैयार थी। मैं जानता था कि पलवैसा लड़ाई भिड़ाई में किसी से कम नहीं थी, लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत थी कि ट्रेसी वालकर एक खतरनाक लड़ाकी थी। और फिर पलवैसा को जख्मी होने के बाद अमली मैदान में कदम रखते ही इतने सख्त तारीफ का सामना करना पड़ रहा था। मेजर, प्लीज इसे कुछ न कहना। मैं पलवैसा के बजाय ट्रेसी की मन्नत करने लगा। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर भारी लहजे में बोली, नहीं, इसकी गर्मी तो निकालना पड़ेगी ना। ये अल्फाज उसके मुंह में थे कि पलवैसा ने उस पर छलांग लगा दी। अपनी जगह खड़े खड़े वो नीचे झुकी और उसकी टांग पीछे से खम खाकर पलवैसा की छाती में लगी। वो कोलुओं के बल नीचे गिर गई थी। गुस्से में मेरी मुट्ठियां भींच गई थी। ट्रेसी ने एकदम सीधे होकर छलांग लगाई और उसका घुटना खतरनाक अंदाज में पलवैसा के पेट की तरफ बढ़ा। अगर वो घुटना पलवैसा के पेट में लग जाता
तो यकीनन उसे बेहोश होने से कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन पलवैशा को मैंने कुछ ज्यादा ही नाजुक अंदाज समझ लिया था। वो इतनी कमजोर नहीं थी जितनी मुझे लग रही थी। ट्रेसी का घुटना पेट तक पहुंचने से पहले वो मछली की तरह तड़प कर एक तरफ को हुई। अगले हिले में उसके नंगे पांव की जोरदार ठोकर ट्रेसी के चेहरे पर लगी। ट्रेसी कोल्हुओं के बल गिरकर पीछे को लौट गई थी, लेकिन ट्रेसी ने एक लम्हा भी जमीन पर नहीं गुजारा था। फौरन उल्टी कलाबाजी लेते हुए वो पीछे की जानब खड़ी हो गई, मगर उस वक्त तक पलवैशा जमीन से उठकर उस पर छलांग लगा चुकी थी। पलवैशा का दायां घुटना खतरनाक अंदाज में उसकी छाती की तरफ बढ़ा। अपनी कलाइयों का करास बनाकर ट्रेसी ने बमुश्किल वो वार सहा, लेकिन उसके साथ ही 2-3 कदम पीछे हटती चली गई थी। उसके हक में दीवार थी, मजबूरन उसे दीवार से टकरा कर रुकना पड़ा। पलवैशा की हरकत नहीं रुकी थी। नीचे गिरते ही वो दाएं पांव पर घूमी और उसके बाएं पांव की जची तुली जर्ब एक बार फिर ट्रेसी की छाती में लगी। ट्रेसी का सर जोरदार अंदाज में दीवार से टकराया। उसके चेहरे पर छाई इस्तजाइया मुस्कुराहट गैज़ो गज़ब में तब्दील हो गई थी। यकीनन उसे मालूम हो गया था कि उसके मुकाबले कोई आम लड़की नहीं है। जोरदार ठोकर उसकी छाती में लगाते ही पलवैशा का दायां हाथ दायरे में घूमा। अगर इस मर्तबा वो अपने दाव में कामयाब हो गई होती तो ट्रेसी का बेहोश होना लाजमी था, लेकिन उसके दायरी मुक्के को अपनी हथेली पर रोकते हुए ट्रेसी ने सर की जोरदार टक्कर पलवैशा की छाती में रसीद की और पलवैशा पीछे को उलट गई। ट्रेसी ने उसे चापने के लिए उस पर छलांग लगाई, मगर एकदम अपनी टांगे घुटनों से मोड़ते हुए पलवैशा ने अपने पांव ट्रेसी की छाती पर टेके और उसे सर से पीछे उछाल दिया। उसके साथ ही वो स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ी हो गई थी। ट्रेसी भी उल्टी कलाबाजी खाकर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई थी। एक मर्तबा फिर वो आमने सामने खड़ी थी। पलवैशा की गर्मी निकालने वाली खुद गुस्से में तप रही थी। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को तोलते हुए दोनों ने इकट्ठे छलांग लगाई और एक दूसरे से गुत्थम गुथा हो गई। मैं अपनी पलवैशा को जितना काबिल समझता था वो उससे कई गुना बढ़कर थी। ट्रेसी के हर वार को एक ईंट समझा जाता था तो वो उसका जवाब पत्थर से दे रही थी। दोनों ना तो हार मानने को तैयार थी और ना थकने को। वो ऐसी दिलचस्प और खतरनाक जंग थी कि मुझे काबू करने वाले पूरी तरह उसमें खो चुके थे। ट्रेसी वालकर के बारे मुझे मालूम हुआ था कि वो एक खतरनाक लड़ाका थी और ये बात उसके साथी मुझसे बेहतर जानते थे। अब घरेलू लिबास पहने हुए एक आम सी लड़की को ट्रेसी का मुकाबला करते देखना उनके लिए यकीनन हैरत का बाइस था। और फिर वो दोनों लड़ती हुई अपने लिबास वगैरह से गाफिल ही हो गई थी। पलवैशा जैसी पुरकशिश दुशीजा और ट्रेसी जैसी जाज़िब नजर फिगर की मालिक लड़की के जिस्मानी जावियों को चंद फीट के फासले से इस अंदाज में देखना एक खुशकुद नजारा ही तो था, और उस नजारे ने उन्हें पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था और वो मुझसे भी पूरी तरह गाफिल हो चुके थे।